ज़रमीन बज़ाहिर तो खुद को खुश और पहले जैसा ज़ाहिर करवाती थी, मगर अकेले बंद कमरे में वहशत, उदासी, आंसू उसे खुद में जकड़े रखते थे। ज़र्ब के आने से उसका दिल कुछ बहल गया था, मगर दिल में वीरानी फैलती जा रही थी। अकेलापन और वहशतों के साये उसे अपना कैदी बनाए हुए थे। रात को अकेले बैठकर उसे वहशत होने लगती थी, इसी सबब वो ज़र को अपने साथ सुलाने लगी थी। ज़रजान और अज़म ने यूं ही जाना शुरू कर दिया था। अज़म खूब दिल जमाकर पढ़ाई कर रही थी, वो एक ज़हीन तालबा थी। ज़ारा और रज़लान अब तो गुलरुख के कहने पर यहीं ठहरे हुए थे। ज़रमीन सिकंदर की यादों से पीछा छुड़वाने के लिए खुद को सारा दिन ज़र्क में मसरूफ़ रखती थी। होटल वापस आने के बाद यज़दान तो थका होने के बायस सो गया था और सिकंदर उसके सोने के बाद कमरा लॉक करता दोबारा निकल गया। एक सायानुमा स्याह लिबास में छुपा वजूद रात के पिछले पहर गोल्डन माइल के एक खूबसूरत और महंगे तरीन मैंशन में पिछली जानिब से दाखिल हुआ और चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखते हुए वहां मौजूद गार्ड्स की नजरों से बचता हुआ अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। लॉन के आखिरी सिरे पर रुककर उसने वहां मौजूद घने दरख्त के नीचे बैठकर पीठ पर पहना बैग उतारा और उसके अंदर से एक छोटा सा मशीन नुमा आला निकालकर कुछ बटन दबाए और इंतजार करने लगा। 15 मिनट में सब्ज लाइट ऑन होते ही वो उठता हुआ पाथवे क्रॉस करके एंट्रेंस कॉरिडोर का दरवाजा बगैर आवाज खोलता अंदर दाखिल हुआ। सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके वो इसे डिसेबल कर चुका था, सो अब आसानी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकता था। वो किचन के सामने से होता हुआ डाइनिंग रूम से निकलकर एक छोटी मशीन जिस पर 3 लाइट्स थी और नीचे तारें उलझी हुई थी, साथ वाले कमरे के दरवाजे पर लगा कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त नोट करने लगा। कमरे के दरवाजे पर डिजिटल पासवर्ड लगा हुआ था जिसे तोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसी सूरत में पूरे मेंशन में लगे अलार्म बज उठते तो उसने हिफ्ज़े मातकद्दुम के पेश नज़र एक स्पेशल डिवाइस के जरिए आधे घंटे की प्रोसेसिंग के बाद पासवर्ड डिसेबल किया था। वो मुसलसल घड़ी पर वक्त देखता हुआ नजरें हर तरफ घुमाकर चारों तरफ का जायजा लेते हुए पासवर्ड डिसेबल होने का इंतजार कर रहा था। आधा घंटा पूरा होते ही दरमियानी लाइट ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया जो पासवर्ड डिसेबल होने का पता बता रही थी। उसने मशीन पर लगे नीले बटन को दबाकर एहतियात से मशीन दरवाजे से उतारी और बैग में रखकर बगैर आवाज दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अपनी पुश्त पर आहिस्ता से दरवाजा बंद करके नीम अंधेरे में कमरे पर बेड पर सोए बेखबर वजूद को देखा। दोनों वजूद एक दूसरे की जानिब रुख किए गहरी नींद में मालूम हो रहे थे। उसने देखा कि वो जिस तरफ खड़ा था वो कोई निस्वानी वजूद था। उसने हुड की पॉकेट से हाथ बाहर निकाले और काले ग्लव्स में छुपे हाथों में मौजूद एक सफेद रुमाल उसके मुंह पर जमा दिया। वो बेखबर सोई हुई बगैर किसी मुजाहमत के सिकंदर का काम आसान करती बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी की तस्दीक करने के बाद उसने दूसरी जानिब आकर कमर के बल सीधे लेटे शख्स को आंखों में खून लिए देखते हुए वैसा ही रुमाल उसके चेहरे पर भी सख्ती से जमाया। मुंह पर जोर पड़ने से वो शख्स जागकर मुजाहमत करने लगा। रुमाल रखने वाले शख्स पर नजर पड़ते ही उसकी सांसें रुक गईं। ज्यादा देर वो मुजाहमत ना कर सका, जल्द ही उसके हाथ पैर बेजान हो गए। सिकंदर ने उसे कंधे पर उठाया और जिस तरह आया था उसी तरह गार्ड्स की पूरी मुनज़्ज़िम फौज को चकमा देते हुए अपने मतलूबा शख्स को लेकर इस मेंशन से और इस गोल्डन माइल से 1.25 घंटे में बहुत दूर चला गया। सिकंदर उसे अपने खुफिया ठिकाने पर ले गया था। उसे खाना पीना कुछ नहीं देना और शदीद गर्मी में रखो, और हाँ, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। सिकंदर ने साजिद मलिक को वहां मौजूद रूसी बंदे के हवाले करते हुए सख्त हदायत दी। वो सिकंदर की बात पर सर हिलाता साजिद मलिक को घसीटता हुआ वहां से ले गया। सिकंदर सुबह होने से कुछ कबल वापस होटल आया था और जजदान को चेक करता खुद भी सोने के लिए लेट गया। अगले दिन सिकंदर ने जगह खुद ही तजवीज़ की थी कि वो मल्टीमीडिया आर्ट म्यूजियम और कंसेप्शन कॉन्वेंट में जाएंगे। यज़दान कल की तरह आज भी काफ़ी पुरजोश था। इन्हें वहाँ आए अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि कल वाला हट्टा कट्टा रूसी बंदा सिकंदर को बुलाने पर चला आया। लेवी, ये यज़दान सिकंदर शाह मेरा बच्चा, और दानी ये लेवी है। कुछ देर इसके साथ रहो, ये तुम्हें यहाँ मौजूद हर चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देगा। यू विल एंजॉय हिज कंपनी, ट्रस्ट मी। मुझे कुछ काम है, मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगा, अंडरस्टैंड। सिकंदर ने यज़दान के गाल नरमी से थपथपाते हुए कहा और वो मुंह बनाता सर हिला गया। सिकंदर जानता था कि उसका यूं जाना यज़दान को अच्छा नहीं लगेगा, और हुआ भी वही। यज़दान का मुंह बन गया था, मगर वो रुक नहीं सकता था। दानी मेरे शेर, इट्स डैम इम्पोर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूड। सिकंदर के नरमी से समझाने पर वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। सिकंदर लेवी को यज़दान का खास ख्याल रखने की हदायत देकर यज़दान को प्यार करता वहां से चला गया। लेवी बेतकल्लुफ होकर उसे बात कर रहा था और यज़दान मारे भांधे उसे सुनता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता लेवी को दिलचस्प बातें यज़दान को मुकम्मल तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो ही गई थी। सिकंदर वहां से अपने खुफिया ठिकाने पर गया था। वो एक हाल नुमा सुनसान जगह थी। एक जानिब की तार में कमरे बने हुए थे और दूसरी जानिब ऑडिटोरियम था जहां से कमरों वाला हिस्सा नजर नहीं आता था। उसका रुख कमरों की जानिब था। पहले 4 कमरे छोड़कर 5वां कमरा इन लॉक करता अंदर दाखिल हुआ। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक जानिब दीवार के साथ बहुत सीधा कुर्सी पड़ी हुई थी और दूसरी दीवार के साथ मेज पड़ा था। उसकी मुतवाज़ी सिम दीवार पर मशहूर रूसी जंगजुओं की तस्वीर लगी हुई थी। सिकंदर ने आगे बढ़कर उस तस्वीर में महारत से छुपे बटन को दबाया तो तस्वीर दरमियान से खुलती चली गई। सिकंदर के अंदर दाखिल होते ही तस्वीर वापस बंद होती पहले जैसी हो गई। कुछ फासले पर एक बंद दरवाजे के सामने बंदा खड़ा था। सिकंदर को देखकर उसने दरवाजा खोला और खुद भी उसके पीछे अंदर चला गया।
अंदर इस कदर हिद्दत थी कि वो कुछ ही देर में पूरा पसीने से भीग गया। सिकंदर के इशारे पर उस बंदे ने रिमोट उठाकर नीला बटन दबाया। जैसे जैसे वहां रोशनी फैल रही थी वैसे ही हिद्दत भी कम होती जा रही थी। धीरे धीरे टेम्परेचर इस कदर गिर गया कि ठंड बढ़ने लगी। कमरा मुकम्मल रोशन होने पर उसने देखा कि साजिद मलिक गर्मी की शिद्दत से निढाल सिर्फ ट्राउजर पहने नीम बेहोश पड़ा था। उसके लबों पर जहर खुंद मुस्कुराहट दौड़ गई। टेम्परेचर मनफी होने की वजह से जैसे ही वहां सर्दी बढ़ना शुरू हुई वो सिमटता हुआ लड़खड़ाते सर के साथ उठ बैठा। सिकंदर ने रूस के मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े पहन रखे थे। ये सर्दी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, मगर साजिद मलिक की हालत सर्दी की शिद्दत से बुरी हो गई थी। सिकंदर उसे रात को सोते हुए लाया था जब उसने सिर्फ ट्राउजर शर्ट पहन रखा था। यहाँ गर्मी की हिद्दत से घबराते हुए उसने शर्ट उतार फेंकी थी। अब सर्दी की शिद्दत से सुकड़ते सिमटते उसने वही शर्ट उठाकर दोबारा पहनी, मगर -10 पर टेम्परेचर जा पहुंचा था, जिसमें एक शर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ था। वो पाक फौज का जवान रह चुका था, जिसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त की गई थी और पेट्रोल टेस्ट भी जीत चुका था। इस सबब इसमें हर किस्म के हालात का सामना करने का हिम्मत और हौसला मौजूद था। तभी वो इतनी शदीद गर्मी में एक पूरी रात और आधा दिन गुजार गया था, वरना कोई आम बंदा कब का जिंदगी की बाजी हार चुका होता। सिकंदर को अपने सामने देखकर उसका रंग उड़ा। सिकंदर उसकी तमाम हरकत खामोशी से नोट कर रहा था। जैसे ही वो उसे खुद को देखता पाया, कुर्सी घसीटता जाकर उसके सामने रखकर बैठा। शदीद गर्मी के बाद अचानक इस कदर सर्द माहौल होने पर उसका जिस्म टूट फूट का शिकार हो रहा था। उसे तमाम एज़ा जामिद होते महसूस हो रहे थे। वो सर्दी के बायस उपड़ा सिमटा नीचे जमीन पर बैठा था। उसे देखते हुए सिकंदर के चेहरे की जहरीली मुस्कुराहट करक तासुरात में बदली और आंखों में खून उतर आया। सिकंदर के चेहरे के बदलते तासुरात देखकर वो अंदर कहीं उसे खौफजदा था, मगर चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मुकाबिल भी हज़ाम शाह सिकंदर था, जिसका अंदाज़ा अभी साजिद मलिक को नहीं था। वो उसे भी उसके बाप जैसा हसन सिकंदर की तरह समझ रहा था और यही उसकी भूल थी। उसके बहादुरी से यूं देखने पर सिकंदर ने पुरस्कार सा तंजिया मुस्कुराते हुए उसको देखा और हाथ में पकड़ी स्पाइरल नाइफ से उसे समझने का मौका दिए बगैर उसकी दाहिनी आंख में घुसा दी। उसकी दिल बंद कर देने वाली चीखें नागवारी से सुनते हुए सिकंदर ने अपने पीछे खड़े बंदे को इशारा किया, तो उसने इशारा समझते हुए आगे बढ़कर जबरदस्ती उसका मुंह बंद करके टिकट टेप लगा दी। हाथ पीछे ले जाकर बांध दिए। साजिद मलिक बिन पानी की मछली की मानी तड़प रहा था। सर्दी की शिद्दत थी कि बढ़ती ही जा रही थी। उस पर सितम यह कि गहरा जख्म दिया गया जो रूह को तड़पा गया था। सिकंदर मारता भी था और चीखने चिल्लाने भी नहीं देता था। दर्द और बेबसी के मारे उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थीं। चेहरा एक जानिब से मुकम्मल तौर पर खून से भर गया था, जो गर्दन से होता हुआ शर्ट को भी दागदार कर गया था। तुमने बाबा को अपनी बीवी और बेटे के नाम पर बेवकूफ बनाया था ना, अब मैं भी उन्हीं के जरिए अपना बदला पूरा करूंगा। क्या कहते हो? सिकंदर उसके बाल मुट्ठी में सख्ती से जकड़कर उसका सर झटके से बुलंद करता घुर्राया। उसकी लहू रंग होती आंखें उसके शदीद जब्त की गवाह थीं। अपनी बीवी और बेटे का सुनकर वो जोर शोर से सरनफी में हिलाने लगा। उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलने लगीं। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसको बेबसी से रोता देखकर सिकंदर जहर खुन मुस्कुराहट हंसा। क्या हुआ? तुम तो सब हासिल कर चुके हो, जिसके लिए मेरे बाबा को धोखा दिया, फिर ये आंसू क्यों? पहले तो वो अनजान बना, मगर अपने बाप के नाम पर आपे से बाहर होते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करते धाड़ा। पे दर पे पड़ने वाले थप्पड़ों से वो एक जानिब को गिर गया। जमीन पर टकराने के बायस उसका सर भी फट गया था। सिकंदर ने उसे ठोकर मारकर सीधा किया, मगर तब तक वो हिम्मत खोता होशो हवा से बेगाना हो गया था। इसको होश दिलाओ और होश में आते ही इसे वहां बांध देना। सिकंदर ने उसी बंदे को सर्द आवाज में कहते हुए दाएं जानिब इशारा किया, जहां लकड़ी का एक लंबा तख्त था, जिसके ऊपर तरतीब से नुकीले कील लगे ऊपर की जानिब उभरे हुए थे। सिकंदर ने कहर भरी निगाह साजिद मलिक पर डाली और वहां से चला गया। तो अभी गाड़ी में बैठा ही था कि मैसेज की रिंगटोन पर मोबाइल फोन निकाल कर देखा। उन आभी लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने जवाबी मैसेज टाइप करके मोबाइल कॉट की पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट करता जन से वहां से निकलता चला गया। आधे घंटे की ड्राइव पर जाकर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी से निकलकर सामने खड़ी काली गाड़ी के बाहर खड़े आदमी का कंधा थपककर उसे काली गाड़ी में जा बैठा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो पीछे मुड़ा, जहां एक औरत और बच्चा घबराए हुए बैठे थे। रोता हुआ बच्चा सिकंदर को देखकर खामोश हो गया। सिकंदर को देखकर उस औरत के चेहरे पर भी सुकून के तासुरात फैल गए। वो साजिद मलिक की बीवी और बेटा था। बचपन से सिकंदर का उनके घर आना जाना था, सो खूब वाकफियत थी। वो बिल्कुल एक फैमिली की मानी थे, मगर अब किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था। सिकंदर बेटा, ये सब क्या हो रहा है? क्या इन बंदों को तुमने भेजा था? और ये जो सब कह रहे हैं, क्या सच है? उस औरत ने परेशानी से इस्तफसार किया। सिकंदर ने मुंह से जवाब देने की बजाय सर इस बात में हिला दिया। कुछ पल साकित रहने के बाद अचानक वो फट पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब झूठ बोल रहे हो, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसका चीखना सिकंदर को इंतहाई नागवार गुजरा। सुनो बीबी, अगर अपनी और बेटे की जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। तुम दोनों अब तक इसलिए महफूज हो क्योंकि मेरा कानून और गैरत बेगुनाहों को सजा देने की इजाजत नहीं देता। उसने सर्दो सपाट अंदाज में कहते हुए गर्दन आगे की जानिब घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की। सिकंदर के सर्द और अजनबी अंदाज पर वो मुजस्मा हैरत बनी बैठी रह गई।
आज ही अचानक कुछ नकाबपोश और उससे और उसके बेटे को घर से किडनैप कर यहाँ लाए थे, और ये बात भी उनके गोशगुजार की थी कि कैसे साजिद मलिक ने हसन सिकंदर के साथ धोखाधड़ी करके उसे मौत के घाट उतारकर खुद रशियन माफियाज के साथ डील करके अपने ही वतन से गद्दारी करके अब यहाँ रूस में बना लिए बैठा था। उनकी बातों पर वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पाई थी, मगर रूस के क़याम के हवाले से साजिद मलिक ने इन्हें जो तसल्लियाँ दी थीं उनसे वो शक में ज़रूर मुब्तला हो गई थीं। सिकंदर ने मोबाइल निकालकर लेवी को कॉल मिलाई और रूसी ज़ुबान में उसे कुछ हिदायत देते कॉल काट दी। 15 मिनट की खामोश ड्राइव के बाद उसने मीडिया आर्ट गैलरी के करीब जाकर गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर लेवी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद यजदान और लेवी दोनों को देखकर वो गाड़ी लॉक करता उनकी तरफ बढ़ा। सिकंदर ने लेवी को गाड़ी की चाबी थमाते हुए आंखों से कुछ इशारा किया, जिससे समझते लेवी ने सर इस बात में हिलाया और यजदान को बाई कहता चला गया। भाईजान, आप भी होते तो हम बहुत इंजॉय करते। वो इतना इंटरटेनिंग है कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर आउटस्टैंडिंग है। मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ आज इसके साथ। इसने मुझे हर चीज़ के बारे में कंप्लीट ब्रीफिंग दी। आई रियली इंजॉयड हिज कंपनी। यजदान जोशो खुशी से सिकंदर को सब बताता रहा और सिकंदर मुस्कुराते हुए उसे सुनता रहा। सिकंदर ने लेवी को उन्हें तब तक किसी महफूज मुकाम पर रखने की हिदायत की थी जब तक वो साजिद मलिक से अपनी बात नहीं मनवाता। साजिद मलिक और उसकी फैमिली की गुमशुदगी की इतला रूसी माफियाज को मिल चुकी थी। पूरी टीम साजिद मलिक और उसकी फैमिली को ढूंढने में सरगर्म अमल थी, मगर ताहाल नाकामी का ही सामना हुआ था। सिकंदर तक खबर पहुंच चुकी थी कि वो इनकी तलाश में है। उसने अपने बंदों को पहले से ज़्यादा अलर्ट कर दिया था कि किसी भी तरह उन्हें साजिद मलिक या उसकी फैमिली की भनक भी ना पड़े। साजिद मलिक सिकंदर के खुफिया ठिकाने पर था और उसकी फैमिली लेवी के पास थी। सिकंदर ने लेवी को हिदायत दी थी कि वह उसकी बीवी को तमाम हकीकत और तफसील से आगाह कर दे ताकि उसके काम में मुश्किल ना आए। सिकंदर के कहे मुताबिक लेवी ने उन्हें तमाम सबूतों के साथ हकीकत से आगाह किया तो उन्हें मानते ही बनी। सिकंदर चाहता था कि साजिद मलिक की हकीकत मंजर आम पर लाकर मौत के घाट उतारा जाए। वो आज भी यजदान को लेवी के साथ छोड़कर खुद अपने खुफिया ठिकाने पर चला गया। यजदान एक ही दिन लेवी के साथ अच्छी दोस्ती कर चुका था। यही बात सिकंदर के लिए फायदेमंद साबित हुई थी। लेवी को देखकर जहां यजदान खुश हुआ था, वहीं सिकंदर के जाने का सुनकर उसका मुंह बन गया था। भाईजान, आज आप फिर से जा रहे हैं? लेवी को बुलाने का ये रीज़न तो नहीं था कि आप चले जाएं। वो सिकंदर को जाते देखकर खफगी से कहता जाकर लेवी के साथ बेंच पर बैठ गया। इस वक्त वो मास्को आर्ट सेंटर के बाहर बैठे थे। सियाहों की काफ़ी तादाद आसपास फैली हुई थी। सिकंदर अंगूठे से अपनी पेशानी मसलता लब दबाकर यजदान के सामने पंजों के बल बैठा। भाई के शेर, देखो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ओके, मुझे ये काम हर सूरत कंप्लीट करना है और तुम्हें तो रशिया विजिट करना है ना, तो ये लेवी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इस काम में। इनफैक्ट तुम इसकी कंपनी ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हो, ये मुझसे ज़्यादा इंजॉय करवाएगा, बिलीव मी। सिकंदर ने लफ्ज़ों पर जोर देकर उसका हाथ थामते हुए कहा तो वो मज़ीद खफगी से उसे देखने लगा। नो डाउट लेवी इंजॉय करवाएगा, बट मेरी इंजॉयमेंट तो आपके साथ है ना, उसने मासूम शक्ल बनाते हुए जवाब दिया। लेवी खामोश बैठा मुस्कुराते हुए इन दोनों भाइयों की मोहब्बत को एक दूसरे से बात करता देख रहा था। अगरचा वो इनकी जुबान नहीं समझ सकता था, मगर सिकंदर की आंखों से यजदान के लिए छलकती मोहब्बत और फिक्र साफ महसूस की जा सकती थी। सिकंदर उसे समझा बुझाकर बिलाकर वहां से चला ही गया और यजदान लेवी के साथ मास्को गोल्डन माइल की खूबसूरती में जकड़ा गया था। वो नीम अंधेर हाल नुमा कमरे में दाखिल हुआ और लाइट्स ऑन करने का कहता खुद जमीन पर एक जानिब सिमटे हुए साजिद मलिक की जानिब बढ़ा। एक आंख पर कपड़ा बंधा हुआ था और चेहरे पर कई जख्मों के निशानात थे। शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी और पूरे जिस्म पर भी गहरे जख्मों के निशानात थे। आज वो होश में था, मगर आंख और जिस्म की तकलीफ के बायस आंखें मूंदे दीवार के साथ सर टिकाए बैठा था। कमरा रोशन होने के सबब आंखों में चुभन महसूस होने पर उसने आंखों के सामने हाथ करते मुंदी मुंदी सी आंखें खोली। सामने सिकंदर को देखकर उसने गहरा सांस भरते हुए गर्दन सीधी करते आंख पूरी खोली। अगर अपनी बीवी और बेटी की सलामती चाहते हो तो अपने मुंह से गुनाह का एतराफ़ कर लो, वरना मैं उनकी कोई गारंटी नहीं देता। सिकंदर सर्दो सफाक अंदाज में कहता बैठा। तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते, वो टाइट सिक्योरिटी में है। उसकी बात पर साजिद मलिक दर्द के मारे बामुश्किल बोलता हुआ इस्तेहज़ाइया हंसा। सिकंदर का जानदार तंजिया कहकहा गूंजा। जब मैं तुम जैसे ट्रेंड आर्मी ऑफिसर को अकेले किडनैप कर सकता हूँ तो वो दोनों बेचारे मेरे बाएं हाथ का खेल हैं साजिद मलिक। उसने तमस्कुर उड़ाया। साजिद मलिक की मुठ्ठियां भींची। वाकई वो क्यों भूल रहा था कि सिकंदर उसको गार्ड्स की फौज और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सेफ हाउस से अकेला किडनैप कर सकता था, तो ये उसके लिए मुश्किल क्यों कर हो सकता था। साजिद मलिक के गुस्से के पीछे छुपी बेबसी देखकर सिकंदर तंजिया हंसा। शाह, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारी जो दुश्मनी है वो मुझसे है, तो मर्दों वाली बात करो और मुझसे निपटो। उसने उठने की कोशिश करते हुए सिकंदर को उसके इरादे से बाज रखना चाहा। उसकी बात पर सिकंदर की रगें शदीद तन गईं। दिमाग, गर्दन और बाजुओं की नीली रंगें फूल कर वाज़ेह होने लगीं, गोया अभी फट जाएंगी। क्रिस्टल ब्राउन आंखें लहू रंग हुई। मर्दों वाली बात करके तुम मर्दों की तौहीन कर रहे हो साजिद मलिक। वो एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारकर गुर्राया। अगर तुम इतने ही मर्द होते तो अपने भाई जैसे दोस्त को दगा देने की बजाय इन कुत्तों की ऑफर उनके मुंह पर मारकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते। वो उसका गुरेबान पकड़कर झटका देते हुए दौड़ा। साजिद मलिक झटके से पीछे जा गिरा।
अब अपनी सो कॉल्ड बिलव्ड फैमिली की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। सिकंदर का अंदाज तंजिया था। तुम जो मर्जी करो, मैं कोई बयान नहीं दूंगा। उसने हठधर्मी दिखाई। उसे लग रहा था कि सिकंदर उसकी बीवी बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिकंदर ने इस्तेज़ाइया हंसते हुए कोट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कॉल मिलाई और मोबाइल स्पीकर पर डाल दिया। कुछ तवक्कुफ के बाद कॉल अटेंड कर ली गई। इस गद्दार के बेटे की आवाज़ तो सुनाओ, बाप बेचारा तड़प रहा है, जहरखुंद लहजे में कहते हुए वो कुछ तंजिया हुआ था। अब्बू प्लीज़ आ जाएं, ये गंदे अंकल मुझे मारते हैं। अब्बू। अपने बेटे की भीगी आवाज़ सुनकर साजिद मलिक के हाथ पैर फूल गए। उसने बेयकीनी से सिकंदर को देखा। उसके जवाब देने से कबल ही सिकंदर ने कॉल काट दी। इतनी भी क्या जल्दी है? उसने मोबाइल वापस पॉकेट में रखते हुए तंजिया कहा। तो क्या फैसला है साजिद मलिक? उसने तंजिया मुस्कुराहट से चैलेंजिंग अंदाज में कहते उसके नाम पर जोर दिया। देखो शाह, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारा जो मसला है मुझसे है। मेरे बेटे को इस सब में मत घसीटो प्लीज़, वो बच्चा है। वो फौरन मिन्नतों पर उतर आया। ये तो तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने बेटे को बचाते हो या खुद को। सिकंदर ने हाथ खड़े करते हुए कहा, गोया इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, तुम जो कहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। उसकी बात सुनकर सिकंदर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई। इसका बयान रिकॉर्ड करवाने का बंदोबस्त करो अभी। उसने रूसी जुबान में तेज और सख्त लहजे में हुक्म जारी किया। उसका ऑर्डर सुनते ही पीछे खड़ा बंदा फौरन बाहर की जानिब लपका। यस सर, मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत और उसका एतराफ़ मौजूद है। अब ये आप पर मुनहसर है कि कैसे बाबा को उन सब घटिया इल्ज़ामात से पाक करते हैं। वो होटल रूम के टेरेस पर खड़ा नजरें रोशनियों से पूर्व मास्को की फलक बहुत समारतों पर टिकाए स्पार्ट अंदाज में बोल रहा था। ओके, 3 दिन तक। उसने उनके सवाल का जवाब दिया और इख्तितामी कलमात के बाद कॉल काट दी। यज़दान तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था और सिकंदर मास्को की बुलंदियों पर खड़ा अगला स्टेप ले चुका था। जरमीन दराए हडसन के किनारे खड़ी थी। गोल्डन ब्राउन बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। चेहरा सुर्ख हो चला था। वो आसपास का होश भुलाए सामने किसी गैर मरई नुक्ते को देखती गुम थी। सिली गर्ल, बीवी के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, इसे मोहब्बत कहते हैं। सिकंदर का हंसा लहजा उसे मीठा सा दर्द दे गया था। हजाम सिकंदर चीट नहीं करता। सिकंदर के मजबूत लहजे पर जरमीन को यकीन हुआ था। जरमीन खान बंगिश, अब जरमीन हजाम सिकंदर बन चुकी है। यह जरमीन के लिए सबसे खूबसूरत एहसास था। हजाम सिकंदर की अमानत समझकर अपना ख्याल पहले से बढ़कर रखना। वो हल्का सा हंस दी। हंसी में गहरी उदासी शामिल थी। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, जिसे ले जाने से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सिकंदर का मजबूत और सर्द लहजा उसे फिजा में गूंजता महसूस हुआ। ऐसे देखोगी तो मैं सब तुड़वा बैठूंगा। सिकंदर की बातें सोचते हुए उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी, मगर वो बेखबर थी। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब वो उसे छोड़े समंदर पार बैठी थी, मगर उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। तुम मुझे हजाम कहा करो, मैं तुम्हारे लिए सिकंदर कभी नहीं रहा और ना ही कभी साबित होऊंगा। तुम मुझे हमेशा हजाम पाओगी, मायनी का हजाम। ये पहला मौका था जब जरमीन का दिल बेसाख्ता धड़का था। सिकंदर ने उसे एक अलग एहसास से दो चार करवाया था। ऐसा मासूम चेहरा बनाकर, अगर तुम मुझे अपने हाथों से जहर भी दोगी तो अगले सांस की परवाह किए बगैर खा लूंगा। वो दोनों एक दूसरे की जुदाई का जहर लिए इधर की मौत मर रहे थे। जो सब छोड़कर चले जाते हैं ना, ये हर रोज़ मरने से ज़्यादा तकलीफ देता है। सिकंदर की तब की कही गई बातें आज उस पर बीत रही थीं और उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कई सालों से ऐसे कुर्ब में मुब्तला रहा था और अब मज़ीद अज़ियत से दो चार था। मैं अपने कीमती तरीन असासे को दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजाम सिकंदर को अपने कीमती असासों की हिफाजत करनी आती है। सिकंदर का मोहब्बत भरा लहजा उसके कानों में गूंजता पूरी आबोताब के साथ राय हडसन के शोर को दबा गया था। अगर शहजादे ने सिंड्रेला को जूता पहना दिया तो स्टोरी का सारा चार्म इंटरवल से पहले ही खत्म हो जाएगा। जरमीन को आज तक सिकंदर की इस बात की समझ नहीं आई थी। शायद यही उनकी कहानी का चार्म था, जिसकी तशरीह कहानी के तलीसम को तोड़ देती। मेरी सांसों की आखिरी डोर ही तुम्हारी आज़ादी का परवाना साबित हो सकती है। जरमीन का दिल एक पल को डूबा। उसे ऐसी आज़ादी मरकर भी नहीं चाहिए थी जो सिकंदर की सांसें ख़त्म करती। मेरे लिए मेरी मायनी ही मेरा सब कुछ है। मेरा दिल, मेरी बीमारी, मेरा नशा, मेरा वाहिद रिश्ता, मेरी धड़कन, मेरी बीवी, मेरा इश्क। इस बात को सोचते हुए आज भी उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। मुझे आज शहीद करने का इरादा है क्या? उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि वह सिकंदर की खातिर किसी अनजान लड़की से जेलस होती रही थी। तुमने पूछ लिया तो सारे दर्द खत्म हो गए मायनी। जरमीन का दिल शिद्दत से धड़का। क्या आज भी उसका हाल पूछकर मैं उसका दर्द खत्म कर सकती हूँ? उसने चेहरे पर आई बालों की लटकों कान के पीछे करते हुए खुद से सवाल किया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। शायद दिल के साथ आज दिमाग भी रूठ गया था। कुछ देर वो इधर ही खड़ी रही, फिर वापसी के लिए कदम बढ़ाए। आज लेवी यज़ान को लेने खुद होटल आया था और यज़ान किसी एतराज़ के बगैर बखुशी उसके साथ चला गया था। आज हम क्या विजिट करने वाले हैं? यज़ान ने लेवी को गाड़ी एक भीड़ वाली जगह पर रोकते देखकर अंग्रेज़ी में जोश से पूछा।
स्टैचू ऑफ अलेक्जेंडर और हाउस म्यूजियम ऑफ IS ट्रेजिनो। लेवी ने सीट बेल्ट खोलते हुए चटकी निगाह इर्द गिर्द डालकर मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। यजदान ने भी सीट बेल्ट खोलकर एक नज़र बाहर देखा और मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। उम्रों के खासे फ़र्क के बावजूद यजदान और लेवी की बहुत कम वक्त में अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसमें ज़्यादा हाथ लेवी का था, क्योंकि यजदान बहुत रिजर्व सा बच्चा था जो जल्द किसी के साथ को मिंगल नहीं करता था। आपको भी अपने शौहर के खिलाफ बयान देना होगा और जो सबूत आपके पास है वो भी दिखाने होंगे, क्योंकि सबसे पहला हक पाक धरती का है। सिकंदर साजिद मलिक की बीवी के सामने बैठा उन्हें समझा रहा था। आज उसका लहजा कदरे मुनासिब था। उन्होंने आंसू पोंछते हुए सर इस बात में हिला दिया। शाह, तुम अब मेरे बेटे और बीवी को छोड़ दो। जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने पा लिया, अब उनको भी एक खराश मत आए। सिकंदर को देखते ही जख्मों से चूर साजिद मलिक ने बामुश्किल बोलते मिन्नत की। तुम किस बीवी और बेटे की बात कर रहे हो साजिद मलिक, जो तुम जैसे गद्दार और 2 टके पर बिकने वाले घटिया शख्स से अपना हर ताल्लुक तोड़कर तुम्हें मानने से इनकारी हैं? सिकंदर तंजिया हंसा। साजिद मलिक पर सख्ता तारी हुआ। उसे आज इदराक हुआ था कि वाकई उसकी असलियत सामने आने के बाद उसकी बीवी या बेटा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेंगे। उसने हसन सिकंदर को उन्हीं के नाम पर बेवकूफ़ बनाया था और अब वही उसका साथ छोड़ चुके थे। सिकंदर ने वाकई गेम खेलकर उसे अपने बाप की बदनामी, मौत, अजियत, हर एक चीज़ का खूब बदला ले लिया था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। वो बाल नोचता कोई पागल मालूम हो रहा था। हिसाब का वक्त शुरू हो चुका था। साजिद मलिक की रस्सी खींची गई थी। जो कुछ उसने किया था अब उसे भुगतने का वक्त था। इसको पछतावे घेर रहे थे। वो जिस फैमिली के लिए सब कर रहा था, उन्हें उसके हराम फेर से कमाए हराम पैसे या हराम आसाइशात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सब मकाफाते अमल के काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दिया गया था। आज इस घुटन ज़दा अंधेरी जगह पर रहते हुए उसे 15 दिन हो चले थे और इन 15 दिनों में उसने डिटाई से इतराफ़ और इतराफ़ से पछतावे का कठिन सफ़र तय किया था। ये 15 दिनों पर मुहित सफ़र उसे सदियों के थका देने वाले सफ़र की मानिंद मालूम हुआ था। अब जब पछतावा ने घेरा तंग किया तो उसे अंधेरी गहरी खामोशी से वहशत होने लगती और वो रोशनी के लिए चीखने चिल्लाने लगता, मगर अमीर गहराइयों अंधेरों का रास्ता उसने खुद चुना था। इसमें है सारे सबूत। सिकंदर ने मुट्ठी लबों पर रखते हुए आंखें इशारे से सामने शीशे के टेबल पर मौजूद ब्लैक बैग की जानिब इशारा करते हुए कहा, वेल डन शाह, अब तुम्हें उसके इबरतनाक अंजाम का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सामने बैठे दरमियानी उम्र के नफीस से शख्स ने मुस्कुराते हुए उसे मुसाफिया किया। उम्मीद है कि ये काम मेरी सोच के मुताबिक होगा। सिकंदर ने उनसे हाथ मिलाते हुए सर्द लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा मकसद समझता वो खुद भी पुरस्कार सा मुस्कुरा दिया। इन दोनों को पाकिस्तान वापस आए 1 माह हो चुका था। यज़दान ने वेकेशंस के बाद दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अब वो अपनी पहली रूटीन पर आ रहा था। काफ़ी बेहतर हो गया था। सिकंदर अब भी उसको प्रॉपर वक्त देता था। उसके साथ गेम्स खेलता, उसे लेकर रोज़ाना वॉक पर जाता, उसे अपने साथ जिम लेकर जाता। सिकंदर उसकी डाइट और दवाई का भी पूरा ख्याल रखता था। साजिद मलिक और उसकी बीवी को रूसी माफियाज कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। सिकंदर ने उसकी फैमिली को भी बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया था। सिकंदर ने अपने बाप पर लगे गद्दार के धब्बे को न सिर्फ मिटाया था, बल्कि असल गद्दार को तमाम सबूतों के साथ पेश भी किया था। उसके साथ ही उसने रूसी माफियाज को बहुत सी कमज़ोर कड़ियाँ पाक ISI के हवाले कर दी थी, जो काफ़ी मददगार साबित हो सकती थी। उसकी कारकर्दगी के पेश नज़र उसकी प्रमोशन कर दी गई थी। रूसी माफियाज तक खबर भी पहुंच चुकी थी कि उनके सबसे काबिल मोहरे साजिद मलिक ने सरेंडर कर दिया और इस सब में शाह का नाम बहुत हाईलाइट हुआ था। सिकंदर जानता था कि वह खामोश नहीं बैठेंगे। उसे खुद की कोई फिक्र नहीं थी, मगर यज़दान की खातिर उसने यज़दान की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। स्कूल जाते वक्त, घर में, रूम में, अंदर बाहर हर जगह गार्ड तैनात थे। उसे अंदाज़ा था कि उसका सामना आपके बड़े दुश्मन से था और वो फैमिलीज़ को सबसे पहले निशाना बनाने वालों में से थे। सिकंदर के पास फैमिली के नाम पर एक यज़दान सिकंदर शाह बचा था, जिसे खोने का हौसला सिकंदर में किसी सूरत नहीं था। सिकंदर का खौफ तब सच साबित हुआ जब स्कूल जाते हुए यज़दान की गाड़ी पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद यज़दान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मगर उसके बाद भी मुतअद्दिद हमले होते रहे थे। मगर किस्मत में उसकी मौत नहीं लिखी थी, जिसके सबब वो हर दफ़ा मौजूदाती तौर पर बच जाता था। सिकंदर तो किसी चीज़ से खौफ नहीं खाता था, अब यज़दान के हवाले से खौफजदा हो गया था। अपने माँ बाप के बाद अब अपने छोटे भाई को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, मगर किस्मत में उसकी कड़ी आजमाइश लाजिम थी। यज़दान इस कदर सिक्योरिटी देखकर परेशान हो गया था, जिस पर सिकंदर ने उसे समझा बुझाकर उसका माइंड सेट बना दिया था कि अब उसे इसी सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा। सिकंदर की प्रमोशन की खुशी में आज वो दोनों सख्त सिक्योरिटी के साथ डिनर करने बाहर आए थे। वो दोनों अभी शहर के महंगे तरीन होटल से बाहर निकल ही रहे थे कि काले शीशों वाली गाड़ी रोड से गुजरती हुई एक पल को रुकी और ऐन उसी वक्त हंसते मुस्कुराते सिकंदर से बात करते यज़दान को समझने का मौका दिए बगैर एक गोली यज़दान के सर में सुराख करती आर पार हो गई। अगले पल गाड़ी वहां से गायब थी और यज़दान को यह आवाज़ निकाले बगैर सिकंदर की बाहों में झूल गया। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में कैसी बेयकीनी थी। एक क़यामत का सा समा था। गन पर लगे साइलेंसर के सबब पास से गुजरते लोग एक पल की क़यामत से बेखबर थे। सब यूं ही होटल के अंदर बाहर हो रहे थे। आसपास का तमाम निज़ाम वैसे ही चल रहा था, मगर सिकंदर की दुनिया थम गई थी। वो फटी आंखों से अपनी गोद में मौजूद यज़दान का खून से लथपथ चेहरा देख रहा था।
गाड़ी का दरवाज़ा खोलो जल्दी। उसकी दिलखराश धाड़ पर एक पल को सब साकित हुआ था। इतने सारे गार्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस सब देखते रह गए थे और अजल यजदान शाह की जिंदगी को निगल गई थी। गार्ड ने सरहद से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सिकंदर के बैठते ही गाड़ी जन से वहां से गायब हुई। दानी मेरे शेर, आंखें खोलो, मेरी जान, दानी आंखें खोलो ना। सिकंदर की आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। वो पागलों की तरह चीखता हुआ यजदान का बेजान चेहरा थिपथपा रहा था। वो जो अपने बाप की मौत पर दिल पर पहाड़ रखकर सब्र कर गया था, अब अपने भाई को ऐसे खुद से दूर जाता देखकर उसके ज़ब्त का हर बंधन टूटा था। वो सिर्फ इसका छोटा भाई नहीं, उसका बच्चा था जिसे सिकंदर ने माँ बाप दोनों बनकर पाला था। उसकी हर खुशी गमी में, उसकी हर अचीवमेंट पर, उसकी हार पर, हर जगह सिकंदर उसके साथ रहा था। यजदान की दुनिया में आने के बाद अपने बाप से पहले सिकंदर ने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया था। उसका नाम सिकंदर ने अपनी मर्जी से रखा था। उसने यजदान नाम के लड़के की कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी। वो किरदार आखिर पर अमर हो जाता है। यजदान को अपनी गोद में लेकर उस छोटे बच्चे ने उसका नाम तजवीज़ करते अपने भाई को भी अमर करना चाहा था, मगर किस्मत उसके बचपने पर हंस दी थी। यजदान ने पहली दफा सिकंदर की गोद में आंख खोली थी। उसका पहला कदम सिकंदर की जानिब बढ़ा था। यजदान ने पहला लफ्ज भाई बोला था। तब सिकंदर इस कदर खुश था कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे और आज जमीन ही उसके कदमों तलों से सिरका ली गई थी। वो सिकंदर के हाथ से खाना खाता था। सिकंदर के बगैर वो सोता नहीं था। उसकी पहली जीत पर सिकंदर उसके साथ उसकी खुशी मनाने को मौजूद था। उसकी पहली हार पर सिकंदर ने ही उसका हौसला बढ़ाया था और आज उसकी मौत के वक्त भी सिकंदर उसके साथ खड़ा था, जैसे सारी जिंदगी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा था। मुझे ये जिंदा वापस चाहिए, वरना तुम सबकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब डॉक्टर ने उसे अंदर जाने से रोका तो उसकी सख्त और सर्द लहजे में डॉक्टर उसको धमकी दे डाली। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद था। डॉक्टर उसको अंदर गए 2 घंटे हो चुके थे, मगर अब तक कोई खबर नहीं आई थी। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुसलसल चक्कर लगाता इंतजार की कड़ी सूली पर लटका हुआ था। दानी मेरी जान, प्लीज़ ऐसा मत करना। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे भाईजान का दिल तुम्हारे मामले में चिड़िया जैसा है। प्लीज़ खुद को कुछ मत होने देना। मेरे लिए मौत से लड़कर वापस आ जाओ। बस एक बार वापस आ जाओ। मैं अपनी सांसें गिरवी रखकर भी तुम्हें बचा लूँगा। बस एक बार मौत से लड़ जाओ दानी। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार के साथ सर टिकाए सुर्ख होती आंखों से रोते हुए बड़बड़ाते हुए यजदान से मुखातिब था, जो उससे कोसों दूर था। 2 से 3 घंटे हो गए थे, मगर ताहाल कोई खबर नहीं आई थी। तुम तो जानते हो दानी कि मम्मा के बाद बाबा और अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। एक के बाद एक जुदाई सहते अब मेरी बस हो गई है यार। तुम लोग भी बस कर जाओ ना। मैं इंसान हूँ, मुझे इतनी तकलीफ मत दो। क्यों हर दफ़ा आप लोग ही आसान शिकार बनकर सामने आ जाते हो। वो बालों को मुट्ठियों में जकड़े मुसलसल बड़बड़ा रहा था। उसी वक्त लाल बत्ती बंद हुई और डॉक्टर चेहरे से मास्क उतारते बाहर आए। डॉक्टर उसको बाहर आता देखकर वो सरस से उनकी जानिब लपका। कैसा है मेरा बच्चा, अब ठीक तो है ना? उसने तेज़ लहजे में बेचैनी लिए पूछा। उसकी बिखरी हालत देखकर डॉक्टर्स एक पल को खामोश हुए। एक डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। देखिए मेजर साहब, हमने बहुत बहुत कोशिश की, मगर जो किस्मत को मंजूर था। सीधी तरह बताओ क्या कहना चाहते हो। अपनी नाकामी और नालायकी का इल्ज़ाम किस्मत को मत दो और सीधी बात करो। वो अपने कंधे से डॉक्टर का हाथ झटकते हुए घुर्राया। डॉक्टर और स्टाफ उसकी सुर्ख आंखों में गुस्से की शदीद लहर देखकर एक पल को थम से गए। वो मिलिट्री हॉस्पिटल था और बहुत से लोग वहाँ सिकंदर को जानते थे, मगर ये सिकंदर कैप्टन शाह से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। आज उसे इस हालत में देखकर सबका दिल कट रहा था। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, ही इज़ नो मोर। एक सीनियर डॉक्टर जो हसन सिकंदर के दोस्त भी थे, उन्होंने उसके कंधे को थपकते हुए उसे आगाह किया। सिकंदर की हालत यूँ थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। वो साकी सब फटी नज़रों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। यकलख्त आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पर झपटा। तुम लोगों ने मार दिया मेरे बच्चे को, तुम लोग उसके कातिल हो। मैं तो उसे जिंदा यहाँ लाया था। तुम लोगों ने मार दिया मेरे दानी को, कातिलो। वो उस डॉक्टर के मुंह पर मुक्के मारता दहाड़ा। सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी के संभालने में नहीं आ रहा था। कैसे मरने दिया तुमने उसे? कैसे तुमने मासूम बच्चे की सांसें छीन ली? जवाब दो कातिल इंसान। मैं उसे जिंदा यहाँ लाया था। मेरा दानी सांसें ले रहा था। मैंने उसकी आंखों में जीने की चाह देखी थी। तुम लोगों ने कैसे उसे मरने दिया? बोलो। वो बहते आंसुओं के साथ घुर्राया। सब उसे संभालने में लगे हुए थे, मगर इसके बावजूद डॉक्टर तक पहुंचकर उसका गिरबान पकड़ चुका था। वह इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। तुमने मुझे अंदर उसके पास जाने से रोका था, जबकि मैं कह रहा था कि वो मेरे बगैर परेशान हो जाता है, मगर तुम अपनी मर्जी करते हुए उसे अकेले अंदर ले गए और अब कह रहे हो ही इज़ नो मोर। हाउ कुड यू ब्लडी बास्टर्ड। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे दानी को मार दिया। सिकंदर खुद को छुड़वाते एक दफ़ा फिर हरासा हुए डॉक्टर की जानिब बढ़ा। वो इस वक्त किसी छोटे जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था, जिससे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया और वो मुसलसल रोकर चिल्लाकर उसे वापस मांग रहा हो। उसे बेकाबू हुआ देखकर डॉक्टर ने नर्स को नशे का इंजेक्शन भरकर लाने का कहा। मुझे मेरा दानी जिंदा सलामत अभी इसी वक्त वापस चाहिए, वरना तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी।
वो उस डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर की जानिब धकेलते हुए गुर्राया। जहान पानसा डॉक्टर उसके धक्के पर दूर जा गिरा। इससे कबल के सिकंदर उस डॉक्टर की जानिब बढ़ता, पीछे से एक नौजवान डॉक्टर ने उसके गर्दन में नशे का इंजेक्शन लगा दिया। गर्दन में सुई की चुभन महसूस करके वो मजीद गजबनाक होता मुड़ा। उसको गुस्से में अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो डॉक्टर सांस रोककर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ। इससे कबल के सिकंदर कुछ करता शदीद चक्कर आने पर वो लड़खड़ा गया। आंखों के आगे गहरा अंधेरा छाने लगा। इंजेक्शन का असर होते देखकर डॉक्टर ने सुख का सांस लिया। उसने सर झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर ये चक्कर शदीद था कि वो खड़े कद से जमीन बोस हुआ। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे संभालते हुए उसका सर जमीन पर टकराने से बचाया। 2 घंटे बाद उसको होश आया तो काफ़ी बेहतर था। यज़दान को शाह पैलेस लाने और फिर उसकी नमाज़ जनाजा और तदफीन तक उसने लहू छलकाती आंखों से बहते आंसुओं समेत मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाले बगैर किसी रिपोर्ट के मानद सब अंजाम दिया था। उसका दिल चीखो पुकार कर रहा था, गोया अभी फट जाएगा। उसके अंदर आज पहली दफ़ा जीने की ख्वाहिश ख़त्म हुई थी और वो कांपते हाथों से यज़दान को दफन करते हुए खुद भी उसके साथ दफन हो जाना चाहता था। जानता था कि उसका दानी अपने भाईजान के बगैर परेशान हो जाएगा। तदफीन के बाद सब चले गए थे, मगर अब तक यज़दान की कब्र पर ताज़ा गीली मिट्टी अपनी मुट्ठी में कैद किए भीगी सुर्ख आंखें उसकी कब्र पर टिकाए बैठा था। दानी, मेरे शेर, तुम परेशान मत होना। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर परेशान हो जाते हो, इसीलिए तुम्हारे पास रुक गया हूँ। ओके, वो कब्र की मिट्टी पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कह रहा था। तुमने मुझे अपने पास रोकने का बहुत बुरा तरीका इख्तियार किया यार। तुम जानते थे कि ऐसे करके तुम मुझे हमेशा अपने साथ बांध लोगे। मैं कहीं नहीं जा सकूंगा और यहीं तुम्हारे पास रहूं, इसीलिए तुमने ये किया ना दानी। वो मोहब्बत और कुछ खफगी से बोला। सिकंदर से कुछ फासले पर खड़ा रहीम उसकी बातों पर अपनी हिचकी बामुश्किल रोके हुए था। उसने शुरू से सिकंदर को हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल से निपटते देखा था, मगर आज सिकंदर की हालत उसका दिल काट रही थी। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मगर तुम मुझसे दूर हो दानी। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें हर वक्त मेरी ज़रूरत होती है। उसने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वो यही सोच रहा था कि यज़दान सिकंदर शाह उससे खफा है। उसका दिलो दिमाग इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं था कि उसका दानी मर चुका है। तुम्हारे तुम्हारे भाईजान वैसे ही तुम्हारे बिना परेशान हैं, जैसे तुम मेरे बगैर हो जाते हो। दानी, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, जैसे मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। उसने डुबडुबाई आंखों से कब्र को देखते हुए मट्टी हाथ में उठाई। मुझे अंदाज़ा है कि तुम मुझसे इसलिए खफा हो क्योंकि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से हज़ाम सिकंदर शाह का सारा वक्त यज़दान सिकंदर शाह के लिए होगा। बस तुम एक दफ़ा वापस आ जाओ। वो आंसू साफ करता, हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए मनो मट्टी तले दबे यज़दान से मुखातिब था, जो उसकी ख्वाहिश पूरी करने से कासिर था। कितनी ही देर वो ऐसे ही बैठा उससे बातें करता रहा। बस करो बेटा, ऐसे तो तुम उसकी रूह को तकलीफ दे रहे हो। जब मुलाजिम से उसकी दिल बंद कर देने वाली बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने आगे बढ़कर सिकंदर के कंधे पर हाथ रखकर समझाया। उसकी बात पर वो झटके से मुड़ा। आपका दिमाग ठिकाने पर है? मैं भला कैसे अपने बच्चे को खुद तकलीफ दे सकता हूँ? वो धीमे लहजे में गुर्राया। चलो बेटा वापिस, अब अंधेरा छा रहा है, चलो उठो। शाबाश शाबाश। मुलाजिम ने आंसू साफ करते उसे चलने का कहा। सिकंदर ने गुस्से से उन्हें घूरा। आपको जाना है तो बेशक जाएं, मगर मुझे कहीं नहीं जाना। आप जानते भी हैं कि दानी मेरे बगैर कितना परेशान हो जाता है, और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। उसने गुस्से से कहते हुए रुख वापस कब्र की जानिब मोड़ लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने कब्र की मिट्टी पर मोहब्बत से हाथ फेरा। बेटा, अब ना चाहते हुए भी उसकी रूह को तकलीफ दे रहे हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा दानी सुकून की नींद सोए तो उसे अलविदा कहकर यहाँ से चलो। अब की बार मुलाजिम ने लफ्ज़ों को चुनकर इस्तेमाल किया था। क्यों होगी उसे तकलीफ? डैम, उसे मेरी प्रेजेंस नहीं एब्सेंस तकलीफ देती है। मैं उसे कभी अलविदा नहीं कहने वाला, कभी नहीं। वो धीमे लहजे में गुर्राया। रात का अंधेरा छा रहा था। वो कब्र पर बैठा अपने दानी को यकीन दहानी करवा रहा था कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बेटा, आपको यज़दान बेटे की कसम, यहाँ से चलें। खामोश, चले जाओ यहाँ से। वो हर लिहाज भुलाए धीमी आवाज़ में चीखा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए उनकी रूह को तकलीफ मत पहुँचाएं और चलें यहाँ से। फिर चाहे मुझे जो भी सज़ा देना मुझे कबूल होगी, मगर यहाँ से चलें। उसने रोते हुए सिकंदर के आगे हाथ जोड़े। सिकंदर ने जल्दी से उनके हाथ खोले। वो कुछ ठंडा पड़ा। क्या वाकई मेरे बच्चे की रूह तकलीफ में है? उसने अजियत में गिरते हुए एक नज़र कब्र पर डालकर उनसे पूछा। मुलाजिम के सर इस बात में हिलाने पर उसने आंखें बंद करके दर्द से पुरगहजा सांस भरा। ये सोच ही सुहाने रूह थी कि उसका शेर तकलीफ में था। उसकी तकलीफ का सोचकर सिकंदर को अपनी सांस रुकती महसूस हो रही थी। दानी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। आई एम सो सॉरी मेरे शेर। वो कब्र पर हाथ रखे शिकस्त खोलता सा था। आंसू उसके गाल से लुढ़कता हुआ कब्र की नरम ताज़ा गीली मिट्टी में जज्ब हो गया। उसने यज़दान की रूह को सुकून पहुंचाने की खातिर फाते के लिए हाथ उठाया और ना चाहते हुए भी चीखते चिल्लाते दिल को लिए शाह पैलेस जाने के लिए वापस मुड़ गया, जहाँ सिर्फ वीरानियाँ गहरे सायों समेत हर सू मंडला रही थीं। शाह पैलेस के 2 की बजाय अब 3 कमरे मुकफल हो चुके थे और इनमें मौजूद चीज़ें भी एक रास बनकर उनके साथ ही मुकफल हो गई थीं। गुजरता वक्त उसके जख्म पर मरहम रखता था, मगर यादों का हमला रूह पर गहरा और
गहरा वार करता हर खुरन नोचता था। जो लोग यजदान के कत्ल में मुलविस थे, सिकंदर ने उनको भी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया था, मगर कुछ बाकी थे। वक्त पर लगाए उड़ रहा था और सिकंदर के जख्म भी वक्त के साथ मुंदमिल हो चुके थे, मगर एक कसक अब तक दिल में बाकी थी, जो शायद मरते दम तक साथ रहनी थी। यजदान की मौत के 6 साल बाद जब वो मॉल में जरमीन से टकराए, तो जरमीन की आंखों में वही मासूमियत और चेहरे पर वही भोलपन महसूस हुआ था, जो कभी यजदान सिकंदर शाह के चेहरे और आंखों में देखता था। हेज़ल ग्रीन आंखों की चमक क्रिस्टल ब्राउन आंखों से मुमासलत रखती थी। धीरे धीरे ज़मीन को जानने का सफ़र उसके लिए खूबसूरत वाक़या हुआ था कि उसकी बहुत सी आदतें यज़दान से मेल खाती थीं, मगर वह ज़मीन के हवाले से बहुत खौफज़दा रहता था। उसे खौफ था कि जैसे उसके अपने रिश्ते, जिनसे वह जान से बढ़कर प्यार करता था, उसे छोड़कर चले गए, ज़मीन को भी ऐसे ही हमेशा के लिए उसे छीन लिया जाएगा। यज़दान के बाद जो वो जीने की चाह छोड़ बैठा था, 6 साल बाद ज़रमीन खान बंगिश ने उसमें ज़िंदगी जीने की नई रूह फूंक दी थी। अब जब वो ज़िंदगी को ज़रमीन के साथ जीना चाहता था, तो वो उसे बेजान करके चली गई थी। हाल वक्त तेजी से पर लगाए उड़ रहा था, अपने पीछे रह जाने वालों को पछतावे दिए, किसी को खुशी की बहार दिए, तो किसी को गमों की सुखास सौंपे, बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। साल के आखिरी दिन कोई नए साल को खुशामदीद कर रहा था, कोई अपने के मिलने की उम्मीद में चिराग रोशन किए बैठा था, कोई अपने प्यारों के बिछड़ने पर मातम कुना था, तो कोई उस सबसे बेखबर अपनी जात के हिसार में गुम था। आज जमीन को यहाँ से गए 2 माह हो चले थे, और वो हर दम उसकी याद को सीने से लगाए दिन के 12 से 20 घंटे काम के दौरान भी उसकी आवाज़ सुनता रहता था। हिजर के आज़ार ने उसकी वहशतें बढ़ा दी थीं, उसका ज़ब्त ख़त्म हो रहा था। वो अब अपनी मायनी को जी भरकर देखना चाहता था, उसकी हर शरारत को एंजॉय करना चाहता था, उसको सामने बिठाकर बेतकान सुनना चाहता था। उसे ये 2 माह कई सदियाँ मालूम हो रहे थे। वो नहीं जानता था कि अब जब वो अपनी मायनी से मिलेगा तो वो कैसी होगी, मगर एक तसल्ली थी कि उसकी मायनी महफूज थी। मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था। उसकी आंखों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था। रात के गहरे होते साए चहार सू फैल रहे थे। दरिया क्रूज के किनारे काफ़ी लोग चहलकदमी कर रहे थे। आसमान लम्हा ब लम्हा रंग बदल रहा था। मुकामी लोगों के लिए यह मामूली बात थी, मगर स्याह इस मंजर से लुत्फानंदोज होते तस्वीर ले रहे थे। हर कोई अपना गम भुलाए कुदरत के सुनाई देखते हुए मबहूत था, मगर वो डीप चेरी ब्राउन बालों वाली लड़की, जिसके सिल्की कंधों तक आते बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे, सबसे दूर अलग थलग बैठी, स्काई ब्लू जंपसूट और नीचे स्नीकर्स पहने, अपनी कान से सब्ज आंखों में गहरी उदासी लिए दरिया क्रूज के बहते पानी को देख रही थी। वो धीमी सरगोशियों में मीलों दूर तक बहते पानी को अपनी कहानी सुना रही थी। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार उससे टकराई थी तो मेरा सर घूम गया था। वो बहुत स्ट्रांग है, जस्ट लाइक स्टोन मैन, एंड आई स्लेट हिम बैडली। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। वो स्टोन मैन ही नहीं बल्कि आइसबर्ग भी था, उसके लहजे का सर्द बन जैसे कोई आइस ग्लेशियर। इसके बाद मैंने उसे यूनी में देखा, जब उसके नेक मोल्स ने मुझे फर्स्ट टाइम सरप्राइज किया, मगर मेरे कुछ बोलने से कबल ही सर मुझे उससे दूर ले गया। उसने तकलीफ से हंसते हुए गहरी सांस भरी, मगर वो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखा। बट दैट वॉज वियर्ड कि हर बात में अपनी मनमानी करने वाला वो शख्स मुझे कभी बुरा नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट, वो वाकई मेरे मामले में बहुत अच्छा साबित हुआ था। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मेरे लिए उसका हर जज्बा मोहब्बत से कहीं बढ़कर होता था। वो अपने मुसलसल बहते आंसू साफ करके लंबा सांस लेने को रुकी। मेरे लिए उसकी केयर, पोजेशन, मैडनेस, एडोरेशन, सब ने मुझे भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। उसके बारे में कुछ भी जाने बगैर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैं उसका पूरा नाम तक नहीं जानती थी, मगर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो लब दबाकर आंसू रोकने लगी। उसके मोहब्बत करने के अंदाज ने मुझे बांध दिया था। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरी सांसों में मिंगल्ड है। मगर फिर हमारी हंसती हुई जिंदगी में एक गहरी रात आई, जिसने हर खुशी तबाह कर दी। आई वॉज शडर्ड बट ही कॉन्टिन्यू टू टेक माई ब्रेथ अवे। मैं उस रात इस कदर खौफजदा हो गई थी कि उससे दूर जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जो सब मैंने देखा वो बस एक ख्वाब हो। मैं आंखें खोलूं तो वो हमेशा की तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ भरे हिसार में लेकर सोया हो, मगर उसकी हिचकी बंद गई। मगर ना वो कोई ख्वाब था और ना ही आँख खुलने पर मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ में थी। इनफैक्ट आई जस्ट फ़ील मेरा तहफ़्फ़ुज़ भरा हिसार बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उससे दूर जाना रूह को जिस्म से खींचने जैसा था, मगर उसे राह रास्त पर लाने के लिए मैंने ये भी किया। ख़ज़ान से दूर होना बहुत तकलीफ़ देह है। वो फूट-फूट कर रो दी। मैं उसका रूप देखकर भी उससे बदगुमान नहीं हो पाई थी, और उसे राह रास्त पर लाने के लिए परडिशन बेयर करते यहाँ तक आन पहुँची हूँ। गहरा सांस भरते उसने मुतवातर से बहते आंसू साफ़ किए। कुछ देर तक वो खामोशी से स्याह अंधेरे को देखती आंसू बहाती रही। खुद को बहाल करती वो कदर तवक्कुफ के बाद गोया हुई, यू नो, आई लव्ड अ मॉन्स्टर। और ये जो हिजर की तकलीफ है ना, ये मेरे हिस्से में इसलिए आई है क्योंकि मैंने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की है जो इंसेन टोर्ट्योर करने में परफेक्ट है। इसके इस्तेदम के बावजूद मुझे उससे नफरत नहीं हुई। इस हिजर ने मोहब्बत की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। उसने गहरा सांस भरते आंसू साफ किए। मानो तुम मुझे बता देती, अगर यहाँ आना था, मैं इतना टेंस हो गया था। वो उसके साथ बैठता हुआ खफगी से बोला,
आई एम सॉरी। जरमीन ने सामने बहते पानी पर एक अलविदाई नजर डाली और मुख्तसर जवाब देती उठ खड़ी हुई। जरजान ने गर्दन उठाकर उसकी जानिब देखा। वो अब तक बैठा हुआ था। उसे कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ तो फौरन उठ खड़ा हुआ। इज एवरीथिंग ओके मानो? उसने परेशानी से पूछा। उसने सर इस बात में हिला दिया। आंसुओं का गोला हलक में अटका। वो गहरी सांस भरती गाड़ी की जानिब बढ़ गई। गाड़ी में बैठे कान में लगे आले की मदद से जरमीन की सारी बातें सुनते हुए वो कभी उसके रोने पर बेचैन होता तो कभी उसकी बात पर मुबहिम सा मुस्कुरा देता। ऐसे में जरजान का आना उसे इंतहाई नागवार गुजरा था। सिकंदर पहले ही उस जर्क नामी बच्चे से सख्त गुस्सा था जो हर वक्त उसकी मायनी के साथ चिपका रहता था, और सितम तो ये कि उस मायनी से हर वक्त प्यार लेता जो उसके ख्याल में सिर्फ उसका हक था। उसका दिल करता था उस बच्चे को कान से पकड़कर अपनी मायनी से अलग करके उसके माँ बाप के हवाले करे ताकि वह दोबारा उसकी मायनी के आसपास भी नजर न आए। आई एम कमिंग टू स्नैच यू फ्रॉम द होल वर्ल्ड, वो दिल ही दिल में कहता पुरस्कार सा मुस्कुराता हुआ आंखों के सामने हाथ में पकड़ा मैगजीन कर गया। जरजान और जरमीन ज़ारा अजलान के साथ उनके साथ कुछ दिनों के लिए फ्रांस आ गए थे। जरमीन चाहकर भी पहले जैसी नहीं हो पा रही थी। ज़रक के सबब उसका दिल कुछ देर को बहलता, मगर सिकंदर का ख्याल अमर बेल साबित हुआ था जो बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे खुद में लपेटता गहरा तंग कर रहा था। उसने खुद को बहुत बदल लिया था, मगर ज़ाहिरी तौर पर बदलने से उसका अंदर नहीं बदला था। मानो आज तू मुझे हर सूरत अपनी नाराज़गी की रीज़न बताओगी बस। जरजान उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे के टेरेस पर लाता बोला। ज़र प्लीज़ मुझे नहीं मानो, अब मज़ीद नहीं। तुम सारी रात रोती हो, सारा दिन फेक स्माइल करती हो। तुम उसके साथ भी रहना नहीं चाहती और अब उससे दूर भी नहीं रह पा रही। ये क्या लॉजिक है? वो उसकी बात काट कर तेज़ लहजे में कहता, उसे बैठने का इशारा करता खुद भी बैठ गया। जरमीन लबदी बाती खामोशी से बैठ गई। मानो क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो जो भी बात है। वो उसका हाथ थामकर मोहब्बत और फिक्र से बोला। जरमीन ने सर उठाकर डुबडुबाई आंखों से उसे देखा और आहिस्ता आहिस्ता उस रात की तमाम तर वहशत जरजान के गोश गुजार कर दी। सारी बात सुनकर जरजान कुछ पल सकते की कैफियत में मुब्तला रहा। उसे सिकंदर से कम अज़ कम इतने ज़्यादा की तवक्को नहीं थी। उसे कहीं ना कहीं शक था कि जरमीन उसे गलत समझ रही थी, और वही हुआ जिसका डर था। जरमीन अब तक उस सब के बारे में अनजान उसे गलत समझ रही थी। मानो वो सच कह रहा था। ये सब कुछ वाकई उसके काम का हिस्सा है। तुम अब तक उसके हवाले से अनफेमिलियर हो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम उसके बारे में जानो। जरजान ने जरमीन को सिकंदर के तमाम हकीकत से आगाह किया, जिसे सुनने के बाद वो हैरान और परेशान रह गई थी। अब जरजान को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा था ना कि तुम गलती कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें एक लगाऊं या क्या कहूँ। मैं तुम्हें मानूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें एक लगाऊं या क्या कहूं। मैं तुम्हें मानो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगी। मैं तुम्हें कुछ मैच्योर समझता था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्टूपिड निकलोगी। सूं सूं करके आंसू साफ करती जरमीन को देखकर जरजान रुका। सिली गर्ल, अब ये आंसू बहाना तो बंद करो। तुम्हें किसने कहा था कि ये अक्लमंदी करते हुए खुद को परफेक्ट भी समझो कि मुझे भी नहीं बताया? जरजान ने उसके सर पर प्यार भरी चपत लगाते हुए उसे अपने साथ लगाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था मानो मुझे बताओ क्या हुआ है? मगर मानो साहिबा तो खुद बहुत मैच्योर हैं, जिनको किसी के मशवरे की ज़रूरत ही नहीं है। उसने अपने सीने से लगी ज़रमीन के बाल से हिलाते हुए लतीफ़ सा तंज किया। ज़रमीन ने खींचकर एक मुक्का उसकी पुश्त पर रसीद किया। एक उसे सिकंदर पर गुस्सा था, जिसने उसे कुछ बताना भी गवारा नहीं किया था। दूसरा वो खुद पर भी शर्मिंदा भी थी, जो सिकंदर के काम को इलीगल समझती रही थी, और अब जरजान के लतीफ़ तंज भी जलती पर तेल का काम कर रहे थे। तुम मुझे बस एक दफ़ा बता देती कि तुम कौन सा चाँद चढ़ाने जा रही हो तो मैं तुम्हें दो लगाकर वहीं छोड़ आता, स्टूपिड। उसने हंसते हुए उसका मुक्का बर्दाश्त किया। और जो उसका इलाज करने की खातिर उसे यहाँ छोड़कर आ बैठी हो, ये उसका इलाज नहीं था। तुम वहीं उसके पास रहकर मोहब्बत से उसे समझाती। जरजान ने नरमी से उसके आंसू साफ करते उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। और राह रास्त पर तुमने उसे क्या लाना है? वो पहले ही सीधे रास्ते पर है, वरना तुमने उसको वैशी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हंसता हुआ वापस बैठा। वो काफ़ी आंसू बहा चुकी थी और जरजान से खूब इज्जत अफजाई करवा कर अब काफ़ी रिलैक्स थी। जरजान जानता था कि अगर वो सिकंदर को ही डिफेंड करता रहा तो ज़रमीन ना उसकी बात समझेगी और ना ही रिलैक्स होगी, इसलिए उसने वही तरीका इख्तियार किया जिससे ज़रमीन रिलैक्स भी हो गई और काफ़ी हद तक उसकी बात समझ भी चुकी थी। अब क्या होगा ज़र? उसने परेशानी से किसी बच्चे की तरह पूछा। माय डियर सिली मानो, अब जो होगा वो सिकंदर से तुम्हारा हशर होगा। ज़रमीन का मूड बहाल देकर उसने उसे तंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। ज़रमीन की आंखें फैली। हज़ाम मेरा हशर कर ही नहीं सकते, वो कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने जरजान को जवाब देने से ज़्यादा खुद को यकीन दहानी करवाई। उसके अंदाज पर जरजान कहकहा जब्त करके रह गया। अगर वो हंस देता तो उसके मजाक का जो बेड़ा गर्क होता सो होता, मगर जरमीन भी उसकी खूब खबर लेती। ट्रस्ट मी मानो, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जरजान ने ठंडा होता कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगाते हुए उसे मजीद सताया। जस्ट स्टॉप यूर बेबल स्टूपिड। वो उसे घूरती पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई। जरजान बुलंद कहका लगाकर हंसा। नतीजतन वो उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करके गई। वो अंडरग्राउंड ट्रैम में विंडो साइड पर बैठी कानों पर हेडसेट लगाए बाहर देखने में मसरूफ थी। उसके कंधों तक आते डीप ब्राउन सिल्की बाल खुले हुए थे। पीच कलर के
डेनिम जंपर और नीचे पीच रंग के ही थोंग्स सैंडल पहने वो अपनी उम्र से कहीं छोटी मालूम हो रही थी। बाहर दौड़ते नज़ारों पर हैज़ल ग्रीन उदास आंखें टिकाए वो ट्रेवर डैनियल का फॉलिंग सुन रही थी। सोचों का परिंदा हजाम सिकंदर शाह के गिर्द घूम रहा था। सिकंदर कानों में एयरपोर्ट्स लगाए, सीट की बैग से पुश टिकाए ऊपर देखते हुए ख्यालों की दुनिया में ज़मीन को बसाए गाने के बोलों पर गौर कर रहा था। उसे गाने के बोल अपने दिल की तर्जुमानी करते महसूस हो रहे थे। दोनों के दरमियान ज़मीनी फासले जो भी थे मगर दिल एक साथ धड़कते थे। गाना सुनते उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। तबीयत में बेचैनी फैलने लगी। उसने विंडो से नजरें हटाकर ट्रैम में बैठे लोगों पर एक बेचैन निगाह दौड़ाई मगर हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे थे, कुछ कानों में हैंडफ्रीज लगाए मोबाइल में गुम थे। सामने एक शख्स एक उधेड़ उम्र औरत को बैठने में मदद कर रहा था। वो सीने पर दिल के मुकाम पर हाथ रखती गर्दन दोबारा विंड स्क्रीन की जानिब करके गाने के बोल की तरफ मुतवज्जा हो गई। यक-लक मानूस सी कलोन की खुशबू नथनों से टकराने पर उसका दिल यकबार की धड़का। उसका ख्याल था कि चूंकि वो कितनी ही देर से सिकंदर को सोच रही थी, जिसके सबब उसे सिकंदर की खुशबू तक महसूस हो रही थी, मगर दिल की बेचैनी उसे बेसबब नहीं लग रही थी। दिल के शोर से परेशान होकर उसने कानों से हेडसेट उतारा और एक हाथ दिल के मुकाम पर रखकर दूसरा हाथ सीट के हैंडल पर सख्ती से जमा दिया और दूसरा हाथ सेट के हैंडल पर सख्ती से जमा दिया। धड़कने मामूल पर आने तक वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। दफतन उसे एहसास हुआ कि जिसे सेट का हैंडल समझकर वो सख्ती से अपने नाखून गाड़े बैठी है वो कोई इंसानी हाथ है। उसने गर्दन सरस से बाएं जानिब घुमाकर साथ बैठे शख्स को देखा जो हल्की नीली आंखों में अजीब सी चमक लिए उसे ही देख रहा था। ज़रमीन ने सरस से अपना हाथ पीछे खींचा और उसके सफ़ेद हाथ की पुष्ट को देखा जहां उसके नाखूनों ने खून की बूंदें निकाल दी थीं। ज़रमीन ने परेशानी से सर उठाकर उसे देखा। उसके घने ब्लॉन्ड बाल जेल की मदद से सलीके से सेट किए हुए थे। हल्की नीली आंखों में अनोखी सी चमक थी जो देखने वाले को ज़्यादा देर इन आंखों में देखने नहीं देती थी। बालों के रंग की बियर्ड उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर खूब जच रही थी। आई एम सॉरी, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। परेशानी के आलम में बेरब्त अल्फाज उसके मुंह से अदा हो रहे थे। ज़रमीन कभी उसको देखती, कभी उसके हाथ की पुष्प को जहाँ से खून निकल रहा था, मगर उस शख्स के चेहरे पर तकलीफ का कोई तासुर नहीं था। वो गहरी नज़रों से ज़रमीन को देख रहा था। उसके देखने के अंदाज से ज़रमीन को उलझन महसूस हुई। आई वॉज इवन अवेयर वेल। उसके हाथ की पुष्प से निकलते खून को देखकर वो कलाहट में जो उसके मुंह में आया वो बोलती गई। अचानक कुछ याद आने पर उसने अपने जंप सूट की फ्रंट पॉकेट से मिनी एडहेसिव बैंडेज निकाली। लेट मी सी। ज़रमीन ने उसके हाथ को बगौर देखते हुए बैंडेज का रैपर अलग करके कांपते हाथों से उसके हाथ की पुष्प पर लगा दी। वो जो खामोशी से अपना हाथ अब तक वहीं टिकाए ज़रमीन के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। बैंडेज को देखकर उसके खूबसूरत उनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। ब्राइट येलो रंग की बैंडेज छोटे बच्चों की थी जिस पर जा बजा कार्टून्स बने हुए थे। दर्द के अंगूठे पर एक छोटा सा कट लग गया था। ज़रमीन ने वो बैंडेज दर्द को लगाकर बाकी अपनी पॉकेट में रख ली थी। अब वही इस पुरस्कार नीली आंखों वाले शख्स को लगा दी थी। आई आई क्लॉड यू वेरी बैडली, आई एम सो सॉरी। वो बैंडेज लगाकर उसकी नीली आंखों में देखती हुई शर्मिंदा सी बोली। वो हनूस खामोशी की गहरी चादर ओढ़े बैठा था, नजरें उस पर जमाए हुए था। ज़रमीन को उसके देखने के अंदाज और नीली पुरस्कार सी बोलती हुई आंखों से खौफ महसूस हुआ। गैर महसूस अंदाज में सिरकती हुई वो विंडो के साथ जा लगी। उसकी हरकत पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। ट्रैम रुकते ही वो एक लम्हे की भी ताकीर किए बिना ट्रैम से निकली और जरजान को कॉल करने लगी। उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा मगर सब अपने अपने काम में मसरूफ आगे बढ़ रहे थे। उसने सर झटक कर गर्दन वापस मोड़ी और दाएं जानी मुड़ गई। वो वर्किंग डे में कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस देखने आई थी जिसकी वजह से जरजान के अलावा कोई उसके साथ नहीं आ सकता था, मगर जरजान के कहने के बावजूद आज फिर वो अकेली आ गई थी। मगर अब पछतावा हो रहा था। वर्किंग डे होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी रश था। वो कई मरतबा यहाँ आ चुकी थी मगर इसे ऐसी जगह हमेशा अट्रैक्ट करती थी। वो जब भी फ्रांस आती कैटाकॉम्ब ज़रूर विजिट करती थी। वो खोपड़ी के एक गोल दायरे के पास खड़ी बहुत महवियत से एक शक्ल पर गौर कर रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से उसके सामने आकर उसे अपने सीने से लगाकर खुद में भेजा। वो मुज़ाहमत के तौर पर उसकी मजबूत मगर नरम गिरफ्त में मचल कर रह गई। अचानक इस रफ्तार पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो उसे पीछे धकेलने की खूब कोशिश कर रही थी मगर वो पहाड़ सा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीम अंधेरे में खड़े वजूद को देखकर उसका बहाल होता सांस दोबारा बंद होने के करीब हो गया। सिकंदर फ्रांस एक मिशन के सिलसिले में आया था। वो अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठा था जब उसकी नज़र एक उधेड़ उम्र औरत पर पड़ी जो खड़ी हुई थी। तो उसने उन्हें अपनी जगह पर बिठाया और खुद खड़ा हो गया। उसने एक चुटकी निगाह पूरी ट्रेन पर डाली तो ट्रेन के सबसे आखिर पर अलग बैठी हुई लड़की के साथ वाली नशिस्त खाली थी। वो डीप चेरी ब्राउन बालों वाली लड़की अपना चेहरा विंडो की जानिब किए बैठी और कंधों तक आते बाल उसके आधे नजर आते चेहरे को भी छुपाए हुए थे, जिस सबब वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। मगर नशिस्त खाली देकर उस तरफ बढ़ गया था। वो जैसे ही उस लड़की के साथ बैठा फौरन वो लड़की बेचैन होती हुई अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर अपने नाखून उसके हाथ की पुष्ट पर गाड़ गई। उसने हैरान होते आगे होकर उसका चेहरा देखा तो वहीं साकित हो गया। उसकी मायनी आंखें मीचे, दिल पर हाथ रखे, लरसती पलकों और कपकपाते लबों के साथ
यकसर मुख्तलिफ हुलिये में सिकंदर को साकित कर गई थी। उसको हैरत का शदीद झटका लगा था। वो जो उसके हुलिये से कोई फ्रेंच लड़की समझ रहा था, वो तो उसकी मायनी निकली थी। वो बस साकित सा नजरें जमाए उसे ही देखे जा रहा था। वो उसका हाथ देखकर परेशान होती, उसकी गहरी नज़रों से कंफ्यूज होती, उसके हाथ पर बच्चों वाला बैंडेज लगाकर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो 2.25 माह बाद आज अपनी मायनी को देख रहा था। अभी वो मुकम्मल तौर पर सैराब भी नहीं हुआ था कि ट्रैम रुकने पर वो जल्दी से उतर कर भाग गई। सिकंदर को अगले टर्मिनल पर उतरना था, मगर बेखुदी में वो ज़मीन के पीछे वहीं उतर गया। ट्रेन से उतरकर ज़मीन के पीछे जाते हुए उसने सबसे पहले मोबाइल निकालकर एक नंबर पर मैसेज सेंड किया और मोबाइल वापस रखते हुए नीली आंखों से लेंस निकाले, फिर आंखों के नीचे और नाक पर से मसनूई स्किन उतारी, ब्लॉन्ड बालों और बेड के बोझ से चेहरे को आज़ाद किया और कैटाकॉम्ब में दिलचस्पी ना होने के बावजूद ज़मीन के पीछे चला गया। ज़मीन अपने सामने सिकंदर को देखकर हैरत का बुत बनी खड़ी यकटिक उसका चेहरा देख रही थी। सिकंदर उसका गाल से हिलाता उसकी भीगी आंखों में देख रहा था। कुछ देर वो उसे ही बेयकीनी से देखती रही, फिर अचानक पूरी शिद्दत से उसके सीने से लगी। इस वक्त वो दुख, अजियत, वहशत, नाराजगी सबकी कैसे बाहर थी। सिकंदर को देखकर ये सब जैसे कहीं दूर जा सोया था। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपना महफूज हसार बांधकर उसके सर पर लब रखे। वो पूरी की पूरी सिकंदर के चौड़े वजूद के पीछे छुप सी गई थी। कितनी ही देर वो उसके सीने से लगी, उसके दिल की मजबूत धड़कन महसूस करती रही। सिकंदर उसकी पुष्ट से हिलाता, उसको सर पर बोसा देता, उसे अपने होने का यकीन दिला रहा था। सिकंदर को वक्त को यहीं कैद करना चाहता था, जहाँ उसकी मायनी उसके साथ थी। आज हिजर के किसी खौफ ने सिकंदर को कैद नहीं किया था। आज वसल की राहत पर उसका यकीन बढ़ा था। कदर तवक्कुफ के बाद उसे अपने हिसार में लिए बाहर की जानिब बढ़ा। ज़मीन ने उसके बाद मुंह से कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया था। वो खामोशी से सिकंदर का हाथ थामे उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। सिकंदर उसके नॉर्मल अंदाज पर कुछ हैरान हुआ। ट्रेन के वापसी के सफ़र और फिर वहाँ से गाड़ी में सवार होने तक वो बिल्कुल खामोश थी। ज़मीन का सर सिकंदर के कंधे पर था और सिकंदर एक हाथ से उसके गिर्द फैलाए दूसरे हाथ से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी चलाने के दौरान ज़मीन को देखा, जो उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे हुए थी। चेहरे पर फ़कत सुकून तारी था। उसकी दबीज़ खामोशी पर सिकंदर को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने नरमी से ज़मीन का चेहरा थपका, मगर वो वैसे ही रही। आंखें खोलो, मायनी। सिकंदर ने परेशानी से उसका चेहरा फिर से थपका, मगर वो बेसुध थी। गाड़ी चलाने के साथ वो बार बार उसे बुलाता, उसका चेहरा थपक रहा था, मगर वो होशो खिरत से बेगाना थी। सिकंदर का दिल खौफ के मारे सुकड़ा। रैश ड्राइविंग करता वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा और ज़मीन को बाजुओं में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा। रास्ते में ही उसने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया था। वो ज़मीन को बेड पर लेटाकर उस पर कंबल दुरुस्त कर रहा था जब उसे डॉक्टर के आने की इत्तला मिली। सिकंदर ने डॉक्टर को अंदर बुलाने का कहा और खुद बेसुध सोई हुई ज़मीन के पास बैठकर परेशानी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। 2 मिनट बाद एक यंग लेडी डॉक्टर मेड के साथ अंदर आई। सर, ये जिस मेंटल स्टेट से गुजर रही थी, इन सब के बाद इनकी ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट ऐसे केसेस में पेशेंट नर्वस ब्रेकडाउन या कोमे का शिकार हो जाते हैं, मगर ये सीवियर केस का शिकार होने से बच गई हैं। ये कुछ अर्से से शदीद मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला रही हैं। उसके बाद अचानक दिमाग को शॉक लगा है, जिसके सबब इनका दिमाग सुन्न हो गया है। अब पेशेंट को किसी भी किस्म की परेशानी या स्ट्रेस से दूर रखें और इन्हें तवज्जो दें। बाकी ये मेडिसिन इनकी रूटीन से इस्तेमाल करवाएं। खतरे की कोई बात नहीं है, बस इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और रेस्ट करने दें। जब ये उठेंगी तो फ्रेश और नॉर्मल होंगी। डॉक्टर ने ज़मीन का कंप्लीट चेकअप करने के बाद उसे कुछ इंजेक्शंस लगा दिए थे। उसने फ्रेंच जुबान में सिकंदर को तमाम तफसील से आगाह किया और फीस लेकर चली गई। उसके जाने के बाद सिकंदर दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा और एक नज़र ज़मीन पर डालकर फ्रेश होने चला गया। बात लेकर बालों में तौलिया चलाता वो बाहर निकला तो ज़मीन को देखकर तौलिया लटकाकर बालों में ब्रश करने लगा। ब्रश वापस रखकर वो ज़मीन के पास आ बैठा। एन उसी वक्त ज़मीन के जंपर की पॉकेट में पड़ा मोबाइल बज उठा। सिकंदर ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर साइलेंट पर लगाया और एक नज़र सोई हुई ज़मीन को देखा, जो बेल की आवाज़ पर ज़रा सा किसमिस आई थी। उसने गुस्से से जरजान की कॉल काटी और मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। जरजान ज़मीन का इंतजार कर रहा था, मगर जब कहीं नहीं मिली तो उसे कॉल करता हुआ बाहर निकल आया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी मर्जी करती फिर अकेली ही चली गई है। बेल जा रही थी, मगर ज़मीन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। उसने दोबारा ट्राई किया तो कॉल काट दी गई। उफ, मानो मुझे पागल कर दोगी। वो कॉल कटने पर झिंझलाकर कहता हुआ गाड़ी में सवार हुआ। मैंने मना किया था ना कि अकेली मत जाना, अब कॉल तो अटेंड कर लो। जरजान ने मैसेज सेंड करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो जानता था आज ज़मीन का प्लान कैटाकॉम्ब्स देखने का था, मगर कुदरत के प्लान से यकसर अनजान था। उसने मतलूबा टर्मिनल पर पहुंचकर एक दफ़ा फिर कॉल मिलाई और हस्बे साबिक काट दी गई। वो अभी ढीठ बना बार बार कॉल्स करता रहा। बार बार कॉल करने पर बिलाखिर कॉल अटेंड कर ली गई थी। मानो, किधर हो? मैंने मना भी किया था कि मेरी बीवी मेरे साथ बिल्कुल महफूज है और अब दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। उसकी बात खत्म होने से पहले ही सिकंदर की सर्द और खुश्क आवाज़ एयरपीस से बुलंद हुई और कॉल कट गई। जान तो बुत बना वहीं खड़ा रह गया। मानो सिकंदर के पास कैसे पहुंची? सिकंदर भी यहाँ है, फ्रांस में? अगर वो इधर ही था तो उसने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या वो जानता था कि मानो यही है या वो मानो को ही लेने आया है? वो इधर ही मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ा था। कई सवाल उसके दिमाग में गर्दिश करने लगे। जिस कदर खुश सिकंदर का अंदाज था, ऐसे में वो इन सवालों के जवाब सिकंदर से नहीं ले सकता था। उसने कुछ सोचते हुए अपने बाप को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, सिकंदर ने आपको कुछ बताया कि वो कब मानो को लेने आएगा? उसने सलाम के फौरी बाद पूछा।
वालेकुम सलाम। नहीं, क्यों, खैरियत? उसकी संजीदा आवाज़ और अंदाज पर वो परेशान होते पूछने लगे। कुछ खास नहीं, बस आपका अनोखा सन इन लॉ हस्बे साबिक तीसरी बार अपनी ही बीवी को किडनैप करके हमें बताए बगैर अपने साथ ले गया है। उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आलम खान की परेशानी झाग की तरह बैठी। जरमीनी उसकी बीवी है, जर, और तुमने खुद कहा था कि वो उसे लेने आएगा। अब वो उसे कहीं भी अपने साथ ले जाने का हक रखता है। दरजान के लहजे में दबे दबे गुस्से को महसूस करके उन्होंने नरम अंदाज में उसे समझाया। दरजान सर झटक कर रह गया। जी बाबा जान। उसने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उनसे बात करके उसने गाड़ी का रुख दराए क्रूज की जानिब मोड़ दिया। सिकंदर के बगैर जरमीन की उदासी देखकर उसे जरमीन का सिकंदर के पास होना अच्छा लगा था, मगर सिकंदर का जो अंदाज और एटीट्यूड था वो सबको बेखबर रखकर अपनी मर्जी से हर काम करता था, उस पर दरजान को गुस्सा आया था। दरियाए क्रूज के किनारे बैठा वो ठंडी हवा को महसूस करता आज जमीन की फिक्र से आज़ाद हुआ था। अर्जुन का ख्याल आने पर उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। अब वो बाकी के 10 दिन पूरे किए बगैर वापस जाने का सोच रहा था कि वो खुद जमीन की खातिर यहाँ आया था। अब जब वो ही यहाँ नहीं थी तो जरजान का यहाँ रहना क्या मायने दारद। जैसे जैसे शाम के गहरे साए पेरिस को अपनी लपेट में ले रहे थे, वैसे ही मॉल्स, सड़कों, थिएटर्स, हर जगह रोशनी और लोगों की तादाद में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा था। हर तरफ गहमा गहमी अरूज पर थी। ऐसे में पेरिस के एक महंगे तरीन रिहायशी इलाके एवेन्यू मॉन्टिगन के एक अपार्टमेंट में गहरी खामोशी का राज था। सिकंदर अभी सोकर उठा था, मगर जरमीन अब तक सो रही थी। सिकंदर ने एक नज़र घड़ी पर डाली जो शाम के 8 बजा रही थी। उसके किसमिसाने पर सिकंदर ने उसे देखा जो कच्ची नींद में थी। वेक अप माइनी। सिकंदर ने उसके चेहरे से बाल हटाकर नरमी से उसका गाल थपका। वो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर कुछ देर छत को देखती रही। सिकंदर की मौजूदगी से भी वो खूब वाकिफ थी। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के पर्दे पर ट्रैम से लेकर कैटाकॉम्ब में सिकंदर का आना और वहां से ट्रैम तक उसे वापस लाना, सब किसी फिल्म की तरह चलने लगा। जरमीन सिकंदर को देखे बगैर उठी और कुछ दूर होकर बैठी। व्हाट हैपेंड? सिकंदर ने नागवारी और अचंभे से उसकी हरकत की बाबत दरियाफ्त किया। नथिंग, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने सामने देखते हुए सख्ती से कहा, जबकि लहजे में खफगी के रंग नुमाया थे। उसके खफगी भरे लहजे ने सिकंदर के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखेर दी। नाराज हो अपने हजाम से? सिकंदर ने जेरे लब मुस्कुराते हुए उसके खफा चेहरे को मोहब्बत से देखा। जरमीन ने जवाब देने के बजाय मजीद मुंह फुला लिया। सिकंदर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। अपने हजाम से बात भी नहीं करोगी? उसने आईब्रोज उचकाकर पूछते हुए मोबाइल पर आने वाली कॉल काटी। उसके मोबाइल की जानिब मुतवज्जा होने पर जरमीन मजीद तपी। मेरे से ज्यादा ये मोबाइल और दूसरी चीजें जरूरी है ना, कि मुझे ना मनाया ना पूछा कि क्यों नाराज हो, और मुझे अपनी इन यूजलेस एक्टिविटीज में बिजी हैं और अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी चाहे कुछ भी कर लें। वो खफीर से बड़बड़ाती हुई बेड से उतरी और फ्रेश होने चल दी। सिकंदर उसकी बड़बड़ाहट सुनता महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो सिकंदर कमरे में नहीं था। सरमीन को शदीद धचका लगा। हजाम, आप कितने बदल गए हैं। उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते? अगर करते तो आपको मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता, मगर आपको कोई एहसास नहीं है। आप बहुत बदल गए हैं। वो बालों में ब्रश करती बड़बड़ाती हुई रोने लगी। 2 माह का गुबार था जो अब सिकंदर के सामने आंसू की सूरत बह निकला था। सिकंदर, जो उसकी बड़बड़ाहट सुनता महसूस हो रहा था, उसके रोने पर गड़बड़ा गया। किसने कहा कि मैं प्यार नहीं करता? तुम मुझमें जिंदगी जीने की नई रूह फूंकने वाली पहली लड़की हो मायनी। तुम मेरी रूह की साथी हो, मेरी खुशी हो। मैं कैसे ना तुमसे मोहब्बत करूं? वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए उसके आंसू साफ करता नरम अंदाज में अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत खौफजदा हो गया था मायनी। मुझे लगा मम्मा, बाबा और दानी के बाद मैंने तुम्हें भी खो दिया। तुम्हारा जाना सांसें खत्म होने जैसा था। तुम्हारी मौजूदगी मुझे वहशत में सुकून अता करती है। तो मैं कैसे ना करूं तुमसे मोहब्बत? क्रिस्टल ब्राउन आंखों में दुख के बाद खुशी, बेआरामी के बाद सुकून, गहरे अंधेरे के बाद फूटती खूबसूरत रोशनी की गहरी चमक थी। मैं आपसे अब भी नाराज हूँ। कदरे तवक्कुफ के बाद जमीन की धीमी सी आवाज़ कमरे के खामोश माहौल में गूंजी। अब कि उसकी आवाज़ में खफगी से ज्यादा मान के रंग महसूस करते सिकंदर मुस्कुराया। रीजन? उसने जेरे लब मुस्कुराते हुए जमीन के चेहरे की जानिब सवालिया नजरों से देखा। आपने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे सब कुछ जर से पता चला। अगर वो ना बताता तो मैं आपको ही गलत समझती रहती। अब के उसके लहजे में खफगी के रंग थे। मैं तुम्हारी लाइफ पर रिस्क नहीं ले सकता, इस वजह से बहुत कुछ छुपाना पड़ा। सिकंदर ने नरमी से कहते उसका हाथ पकड़ना चाहा कि वो खफगी से पीछे हुई। आप एटलीस्ट मुझे उस रात तो बता सकते थे ना जब मैं जा रही थी। आप तो तब भी डम बने हुए थे। उसने सिकंदर के ज़बरदस्ती पकड़ने पर उसके सीने पर मुक्के मारते हुए शदीद खफगी का इजहार किया। मैं उस शाम डिनर पर सब बताना चाहता था मायनी, मगर शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं, और उसके बाद तुम मुझे खुद को जस्टिफाई करने का मौका दिए बगैर ही मेरे मना करने के बावजूद चली गई। सिकंदर ने उसे नरमी से काबू करते जवाब दिया। वट एवर, आपको मुझे बताना चाहिए था, बस आपको मुझे ज़बरदस्ती रोकना चाहिए था ना, जैसे हर दफ़ा करते हैं। मुझे नहीं जाने देना था। जो इतने दिन मैंने रो रो कर स्पेंड किए, इधर की जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है, और जो स्लीपलेस नाइट्स मैंने गुजारी, उनका हिसाब कौन देगा? अब फिर से डम बन गए हैं। छोड़े मुझे, मैं आपसे नहीं बोलती। लीव मी हजाम। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। सिकंदर, जो उस पर गुजरने वाली तकलीफ सुनकर अपना दिल चीरता महसूस कर रहा था, उसकी खामोशी पर वो मजीद खफा होती रोती हुई अपना हाथ उससे छुड़वाने लगी थी।
सिकंदर ने सख्ती से खींचकर उसे अपने साथ लगाया। उसे ज़मीन का रोना तकलीफ दे रहा था, मगर वो उसका सर से हिलाता, उसे खुलकर रोने देना चाहता था कि यही उसकी सेहत के लिए बेहतर था। दरवाजे की आवाज़ पर सिकंदर ने यस कहते हुए दरवाजे की जानिब से रुख फेरा। एक नौ उम्र फ्रेंच लड़का खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया और सिकंदर के इशारे पर ट्रॉली बेड के पास रखकर वापस चला गया। काफ़ी देर रो चुकने के बाद अब इसका दिल हल्का हो गया था। मुंह धोकर वो वापस आई तो सिकंदर उसी का इंतजार कर रहा था। सिकंदर ने उसे अपने हिसार में बिठाते उस पर कंफर्टर सेट करके साइड टेबल से खाने की ट्रे उठाई। जरमीन ने बड़ी सारी ट्रे में मौजूद चीज़ों को देखा, जिस पर मुख्तलिफ फ्रेंच डेजर्ट्स, फ्रेंच ब्रेड, पिज़्ज़ा और सॉस था। क्या खाना है? सिकंदर ने इंतहाई नरम अंदाज में मोहब्बत से पूछा। क्रीम क्रैमल और ब्रेड पिज़्ज़ा, राइट? ज़रमीन का जवाब ना देने पर उसने खुद ही गैस करते हुए कैरामल उठाकर उसके मुंह के करीब किया। उसके सही गैस करने पर ज़रमीन हैरान नहीं हुई थी। वो जानती थी सिकंदर को उसके दिल की बात जानने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। आई एम फुल। उसके हाथ से थोड़ा सा खाकर ज़रमीन ने हाथ उठाकर कहा, ओके फिर ये खा लो। सिकंदर ने बचा हुआ कैरामल वापस रखते हुए ब्रेड पिज़्ज़ा की जानिब इशारा किया। आई डोंट लाइक इट। उसने फ्रेंच ब्रेड पिज़्ज़ा देखकर मुंह बनाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ओह, टेस्टलेस लगता है। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। ज़रमीन ने मुंह बनाते सर इस बात में हिलाया। तो इस सॉस के साथ खाओ ना। द मोस्ट स्पाइसी थिंग इन फ्रांस। उसने हंसते हुए डेवल सॉस ब्रेड पर लगाया। ट्राई इट। सिकंदर ने सॉस लगाकर ब्रेड उसके मुंह के करीब की तो ज़रमीन ने मुंह खोल दिया। उसके खाने पर सिकंदर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आई लाइक इट। ज़रमीन ने मधुर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सिकंदर शुक्र मनाते उसे खुद ही खिलाने लगा। वह सुकून से दबे पैर कमरे में घुसा और अपने पीछे आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके देखा। कमरा नीम अंधेर था। बेड खाली देखकर वो हैरान हुआ। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो जल्दी से जूतों समेत बेड पर चढ़कर कंफर्टर में घुस गया। अर्ज़िम वाशरूम से बेड पर आई और अपनी साइड से कंफर्टर उठाकर अंदर लेट गई। दफातन उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा बेड पर कोई दूसरा मौजूद है। खौफ के मारे उसकी सांस सूखी। उसने जरा सी गर्दन मोड़कर देखा और नीम अंधेरे में अपने बिल्कुल करीब किसी को मौजूद पाकर चीखो पुकार करती इससे कबल ही जलजान ने सरस से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख रोकी। ये मैं हूँ अर्ज़िम। एक तो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाती हो। कितनी बार बताया भी है कि मैं तुम्हारा जलजान ही हूँ। जरजान ने नरमी और कुछ खफगी से उसके कान के करीब सरगोशी की। जरजान को पाकर जहाँ वो पुरसकून हुई, वहीं उसी वक्त अपने कमरे में उसकी अचानक मौजूदगी पर उस पर घबराहट तारी हुई। जरजान उसकी हालत से कतई बेखबर कमरे के बंद दरवाजे पर एहतियात भरी नजर डालकर दोबारा अर्ज़िम की जानिब मुतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? और मुझे मिस किया या बस मैं ही वहाँ पागल हो रहा था? जरजान ने उसके तकिए पर सर रखे उसके चेहरे को देखते हुए शरारत से पूछा। उसकी नज़रों से घबराती वो उस बात में सर हिला गई। यू मीन तुमने भी मुझे इतना ही मिस किया जितना मैंने? जरजान ने बगौर उसका चेहरा देखते हुए पूछा। जी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन समझने थे जो अब तक पेंडिंग हैं। उसकी बात पर जरजान के तासुरात यूं हुए गोया बरयानी में एलआईसी आ गई हो। उसके चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर अर्ज़म ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। वट इज़ दिस बिहेवियर अर्ज़िम? उसने गर्दन जरा सी मोड़कर खफा नज़रों से अर्ज़िम को घूरा। उसके घूरने पर अर्ज़िम की हंसी छूट गई। हंसते हंसते वो उठकर बैठ गई। उसको हंसते देखकर जरजान आंखें सिकोड़े उसको मजीद खफगी से देखता हुआ खुद भी उठ बैठा। कुछ देर तक जरजान उसे यूं ही देखता रहा। धीरे धीरे उसके उनाबी लब भी दिलकश फैलाव का शिकार हुए। कुछ ही देर में अर्ज़िम के खनकते कहकहे के साथ जरजान का भी जिंदगी से भरपूर कहकहा कमरे में गूंज रहा था। जरजान, एक बात पूछूं आपसे? कसरे तवक्कुफ के बाद अर्ज़िम ने खामोश होते हुए कुछ झिझकते हुए उससे इस्तफसार किया। बिल्कुल, ज़रूर पूछो। जरजान ने नरमी से कहते उसके हाथ के कुछ लबों से लगाई। वो खफीफ सा मुस्कुरा दी। मैंने आपकी फोरहेड किस वाली हरकत बहुत नोट की है। आप मम्मी को, मुझे और जरमीनी को फोरहेड किस ये सबको देते हैं, क्यों? उसके सवाल पर जरजान के लब मुस्कुराहट में ढले। मेरे नज़दीक इसका मतलब इज्जत और हिफाजत है, और अगर तुम्हारे लिए कहूँ तो ये शो कर दिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये एक रिक्वेस्ट भी है कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना, और ये कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता। ये कि मैं तुम्हारे और हर उस चीज़ के दरमियान ज़रूर आऊँगा जो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगी। एंड फाइनली इट सेज आई लव यू एंड यू आर माई लेडी। जरजान ने मोहब्बत से नरम अंदाज में कहते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। अर्ज़िम मुस्कुराते लबों से उसका नरम मोहब्बत भरा लम्स महसूस करती खुद पर फख्र महसूस कर रही थी, जिसे बिन मांगे इतना अच्छा शोहर मिला था। जी, सारे फंक्शंस पाकिस्तान में ही होंगे, और जैसे मायनी कहेगी उसकी मर्जी के मुताबिक सब वैसा ही होगा। सिकंदर ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाए ड्राइव करता हुआ बोला। उसने एक नज़र साथ बैठी जरमीन को देखा, जो आज आसमानी रंग के शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी में मेकअप से पाक चेहरा लिए सर पर दुपट्टा टिकाए हमेशा की तरह सिकंदर को बहुत मासूम लगी। वो 1 माह कबल फ्रांस से आए थे और अब शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। आलम खान वगैरह भी पाकिस्तान आ चुके थे और आज अजलान भी आ रहा था। सिकंदर और जरमीन शॉपिंग से वापस आ रहे थे जब आलम खान की कॉल आने पर सिकंदर ने उन्हें आगाह किया। शॉपिंग के दौरान जरमीन की हरकत देखकर उसने उन्हें साफ कह दिया था कि बाकी सब कुछ अब जरमीन की मर्जी से ही होगा। वो इतना भारी ब्राइडल ड्रेस देखकर ही मना कर रही थी कि वो इस कदर हैवी ड्रेस नहीं पहनेगी। हज़ाम, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। मैंने आज तक इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहने। वो स्टील ग्रे रंग का खूबसूरत और ब्रांडेड लहंगा जिस पर हम रंग इंतहाई भारी काम हुआ था देखते ही बुद्ध की।
सिकंदर ने प्यार से बामुश्किल उसको राजी किया था कि ब्राइडल ड्रेस तो ऐसा ही लेना पड़ेगा और उसे यकीन दहानी कराई कि वो उसके साथ ही रहेगा। जूता लेते वक्त एक अलग सरदर्द का सामना रहा था कि वो हाई हील्स किसी सूरत पहनने पर राजी नहीं थी। हजाम, आप मुझे गिराकर ही दम लेंगे ना? पहले ही इस कदर हैवी ड्रेस ले दिया और अब ये हील्स, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? उसके चिड़े हुए खफगी भरे अंदाज पर सिकंदर को उस पर प्यार और हंसी एक साथ आई। बड़ी खूबसूरती से अपनी हंसी का गला दबाकर सिकंदर नए सिरे से उसे समझाने लगा था कि वो उसे कभी गिरने नहीं देगा। फिर ज्वेलरी और दूसरी चीजें लेते भी कुछ ऐसे ही हंगामे किए और सिकंदर ने उसे समझा बुझाकर सब दिलवा दिया था। दरमीन हमेशा से जरजान से अटैच रही थी। उसके साथ रहते हुए, उसे फॉलो करते, उसने तकरीबन लड़कों जैसी जिंदगी गुजारी थी। वो लड़कियों की तरह ना ही मेकअप करती, ना ही हैवी ड्रेसेस और ना हील्स वगैरह। वो कपड़ों के मामले में भी अलग साबित हुई थी। इंतहाई कैजुअल ड्रेसेस पहनती थी या जीन्स शर्ट, मगर अब अपनी ही शादी पर वो ये सब नहीं कर सकती थी और जो करना था वो इसे मौत बराबर लग रहा था। हजाम, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करूंगी। सिकंदर आलम खान से बात करके फारिग हुआ ही था कि उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। ओके माई डियर, मायनी सिकंदर ने उसका वही हाथ थाम कर लबों से लगाया। अब जैसे कहोगी वैसे ही करेंगे। फाइन, लेकिन मैंने तो कहा था कि मुझे इतने हैवी ड्रेसेस और हील्स भी नहीं लेनी, मगर तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। उसने कुछ नरूठेपन से जवाब दिया। जरूरी काम तो हो गए, बाकी सब तुम्हारी मर्जी से करेंगे। ओके, मगर मैं गिर जाऊंगी हजाम, और फिर कोई मुझ पर हंसा तो मैं उसका दांत तोड़ दूंगी। ऐसे तो हमारा फंक्शन स्पॉइल हो जाएगा। उसने सिकंदर के कंधे पर सर रखते हुए परेशानी से कहा तो सिकंदर मुस्कुरा दिया। अगर कोई मेरी मायनी पर हंसा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इनफैक्ट हम दोनों अपनी ही शादी पर गैस से फाइट करेंगे, तो फंक्शन स्पाइल होने की बजाय यूनिक हो जाएगा। सिकंदर ने हंसते हुए कहा तो उसकी जिंदगी से भरपूर कहकहे के साथ गाड़ी में जमीन का खनकता कहकहा भी गूंजा। पूरे लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रुखसती का फंक्शन शहर के सबसे बड़े मैरिज लॉन में रखा गया था। सबसे अच्छे इवेंट प्लानर को सजावट का सारा काम सौंपा गया था, जिन्होंने पूरे लॉन को इस कदर खूबसूरती से सजाया था कि हर देखने वाला मबहूर था। मेहंदी से हफ्ता कबल जरमीन सिकंदर को बामुश्किल राजी करके आलिम बुला चली गई थी। मेहंदी पर निकाह की रस्म दोबारा अदा की गई थी। दुल्हन का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, जिसे जरजान लेने गया था। उसको मेकअप करवाने पर भी जरजान और सिकंदर ने बहुत मुश्किल से राजी किया था। जर बर्फानी लंगूर, खुद तो तुम इतने कंफर्टेबल ड्रेस में मजे से घूम रहे हो और मुझे इतने हैवी ड्रेस पहनाकर, हाई हील्स पहनाकर, ये इतना हैवी मेकअप मुंह पर लगाकर प्लास्टिक की गुड़िया बना दिया। वो सैलून से निकलते ही उस पर चढ़ दौड़ी। जरजान, जो खुद पहली मर्तबा जरमीन को इतने हैवी मेकअप, ड्रेस, ज्वेलरी में देखकर शशदर तक खड़ा दिल ही दिल में उसकी नजर उतार रहा था, उसके बातों और अंदाज पर उदासी से मुस्कुरा दिया। वो वाकई आज कोई गुड़िया लग रही थी। जरजान आज तक इतना उदास नहीं हुआ था जितना आज अपनी मानो को दुल्हन बने देखकर अचानक हो गया था। जरमीन को देखते उसे खबर ही नहीं हुई कि उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने बेसाख्ता आगे बढ़कर जरमीन को गले से लगाया। आंसू खुद ब खुद गालों पर बह निकले। जरमीन, जो खुद को परेशानी से देख रही थी, जरजान के अचानक रिएक्शन पर हैरान रह गई। वो तो उससे उम्मीद कर रही थी कि वो उसे तंग करेगा, उसका कुछ रिकॉर्ड लगाएगा, मगर वो इमोशनल होकर उसे गले से लगाकर उसे भी इमोशनल कर देगा, उसने सोचा नहीं था। दरमीन ने बाजू उसके गिर्द फैलाकर उसे तसल्ली देने की खातिर उसकी पीठ से हिलाई। वो भी मेकअप का ख्याल किए बगैर अपनी टेंशन भुलाए बेआवाज रोने लगी थी। सिली गर्ल, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा जो हजाम है ना, उसे मुझे आज के दिन भी नहीं बख्शना अगर उसे इल्म हुआ कि मैंने उसकी मायनी को रुलाया है। उसके रोने पर जरजान ने दिल कड़ा करके पीछे हुआ और उसके आंसू साफ करते डपकते हुए शरारत से कहा, तो वह भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। इतना तो तुम्हें पता है कि मुझे रुलाने पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टूपिड, ये पता है कि मुझे मायनी कहने पर भी वो तुम्हारा हजर कर देंगे। जरमीन ने टिश्यू से आंसू साफ करते हुए हंसकर कहा और दरजान के दरवाजा खोलने पर लहंगा संभालती दरजान की मदद से गाड़ी में जा बैठी। सब सब इल्म है मानो जान, लेकिन इसे बताएगा कौन? दरजान ने उसका बाहर लटकता लहंगा उठाकर एहतियात से गाड़ी में रखते हुए हंसकर कहा और दरवाजा बंद करता ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। मुझे खुद भी नहीं पता कि उन्हें कैसे हर बात का इल्म हो जाता है। जरमीन ने हैरानगी से कहते हुए एक बेजारियत भरी नजर अपने नाखूनों पर डाली, जिस पर उसके मना करने के बावजूद ब्यूटिशियन ने दुपट्टे के हमरंग नेल पेंट लगा दी थी। जरमीन ने आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाने दिए थे, तो उसने जरमीन के छोटे नाखूनों पर ही दुपट्टे के हमरंग कलेजी कलर की नेल पेंट लगा दी थी, जो उसके मैदे जैसी सफेद रंगत पर खूब जच रही थी। जर, मेरे हाथ हैवी लग रहे हैं और बाकी सब भी बहुत हैवी है, मैं कैसे चलूंगी? एक तो हील्स, फिर इतना हैवी ड्रेस। उफ! उसके चिढ़ने पर जरजान मुस्कुराया। मानो मेरी जान, डोंट वरी, जस्ट स्टे काम, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा। ओके, नाउ रिलैक्स। जरजान ने नरमी से उसका गाल थपकते समझाया तो वो उसे देखती सर हिला गई। जरजान ने आगे होकर उसके सर पर बोसा दिया और सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। स्टेज पर बैठे कानों में लगे ब्लूटूथ डिवाइस से उनकी सारी बातें सुनता वो लब भेंचे बैठा था। बहुत सी लड़कियां उसे आहे भरकर देख रही थीं, जो रवायती ड्रेस से हटकर जमीन के ड्रेस का हमरंग स्टील ग्रे टक्सीडोज पहने, सिल्की भूरे बालों को जल की मदद से सेट किए, क्रिस्टल ब्राउन आंखों में बेजारियत और सरमोहरी जमाए बैठा था। जैसे ही जरजान की गाड़ी आकर रुकी और वो फौरन उठकर बाहर की जानिब बढ़ा, उसको अचानक उठकर बाहर की जानिब बढ़ता देखकर सब तफ्शीश का इजहार करने लगे।
आलम खान और गुलरुख जो एक दोस्त से अज़ीम का तारुफ करवा रहे थे, सिकंदर के अचानक उठकर बाहर जाने पर परेशानी से उसकी जान ही बढ़े, मगर तब तक वो लंबे-लंबे डग भरता बाहर निकल चुका था। कुछ देर बाद वो ज़रमीन का हाथ थामे उसे सहारा दिए अंदर लेकर आया तो सबकी तफ्तीश खुद ब खुद खत्म हुई। स्टेज पर चढ़कर सिकंदर ने झुककर उसका लहंगा संभालते हुए दूसरे हाथ से उसे सहारा देते उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद दी और उसे एहतियात से बिठाकर फिर खुद बैठा। आलिम खान और गुलरुख ज़मीन के लिए सिकंदर की केयर देखकर शुक्र मनाते नहीं थक रहे थे कि अल्लाह ने उनकी बेटी के नसीब में इस कदर अच्छा शख्स लिखा था। अज़लान को सिकंदर से मिलकर ख़ास तौर पर ज़मीन की तरफ सिकंदर का मोहब्बत, इज़्ज़त, मान और केयर भरा रवैया देखकर दिली खुशी महसूस हुई। ज़रक को अपनी आने के लिए सिकंदर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सिकंदर को देखते ही उसने आहिस्तगी से ज़रमीन के कान में अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया, जिसे सुनकर ज़रमीन खूब हंसी थी। आंटी आनी दिस अंकल type Ani, this uncle type material doesn't suit you cause you are such a pretty and fascinating girl। वो ज़रक की इस बात पर कितनी ही देर हंसती रही थी। जरजान को भी सिकंदर का ज़रमीन की केयर करना उसका अंदाज़े मोहब्बत पसंद था, मगर सिकंदर की कुछ मखसूस हरकतें उसे गुस्सा दिलाती थीं। सिकंदर ने अब बैठकर उसे देखा तो दंग रह गया। वो ज़िंदगी में पहली बार इस कदर खूबसूरत दुल्हन देख रहा था, या शायद उसे अपनी मायने ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। वो नतीजे पर पहुंचने से कासिल था। अज़ाम, अपनी आंखें कंट्रोल में रखें, वरना मैं अंधा करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। उसके मुसलसल ऐसे ही देखते रहने पर ज़रमीन ने सर झुकाए धीमे लहजे में गुर्रा कर धमकी दी, जिस पर सिकंदर मुस्कुराता हुआ सर सीधा कर गया। आज तो बेशक मैं अंधा भी हो जाऊं तो कोई दुख नहीं। उसने दिल पर हाथ रखकर जरा सा उसकी जानिब झुकते हुए सरगोशी की। ज़रमीन ने उसके पेट पर कोहनी मारी, जिस पर सिकंदर हंस दिया। जानती हो ना, तुम्हारे ये हाथ मुझे मीठा सा दर्द देते हैं, बस। सिकंदर ने उसका हाथ थाम कर कहा, जिस पर जुज्बुज हो गई। पूरे लॉन में गूंजते कह कहे, गाने की आवाज़, खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू और रंग बिरंगे आंचल खूबसूरत शाम का माहौल बनाए हुए थे। रुखसती के वक्त ज़रमीन खूब रोई थी कि सबको रुला दिया था, मगर ज़रजान उससे कहीं ज़्यादा रोया था। शाह पैलेस आते तक वो सारा रास्ता रोती रही थी और सिकंदर उसे चुप करवाता रहा था। सिकंदर उसको खुद कमरे में छोड़कर उसे कुछ देर इंतजार का बोलकर मेहमानों को फारिग करने गया था। उसके जाते ही ज़रमीन मुश्किल लहंगा संभालती बेड से उतरी और नंगे पाँव चलती जाकर ड्रेसिंग मिरर के आगे जा खड़ी हुई। एक नज़र उसने अपने दिलकश सरापे पर डाली। वो वाकई किसी को भी पागल कर देने की हद तक प्यारी लग रही थी, मगर आदत से मजबूर थी। जो काम उसे करना होता था वो करके भी खराब कर देती थी। उसने पूरे हुलिये का एक तफसीली जायजा लिया और सोचने लगी कि कहाँ से शुरू करे कि उसे पूर सजाया गया था, मगर जिसके लिए सजाया गया था उसे दिखाए बगैर ही सब उतार रही थी। पहले ये उतारती हूँ। उसने दोनों कलाइयों में पहनी चूड़ियों की जानिब देखते हुए सोचा और पहली दाहिनी कलाई में से एक एक करके उतारने लगी। थोड़ी सी चूड़ियां उतारकर वो थक गई। जबरदस्ती उतारने के चक्कर में वो हाथ सुर्ख कर चुकी थी। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ और ज़रमीन को बेड के बजाय ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा देखकर ठठकता हुआ कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसकी जानिब बढ़ा। दरवाजे की आवाज़ पर वो मुड़ी और सिकंदर को देखकर उसके मुहासे चेहरे पर रौनक आ गई। थैंक गॉड हज़ाम, आप आ गए। देखिए, मुझसे ये सब उतर ही नहीं रहा। मुझे अभी सब चेंज करना है। मुझे मेरा फेस बहुत हैवी लग रहा है। मेकअप की वजह से मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। उसने हाथ में पकड़ी अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए अपने हुलिये पर परेशान नजर डालते कहा तो सिकंदर गहरा सांस भरकर रह गया। जस्ट रिलैक्स माइनी। उसने ज़रमीन को कंधों से थामकर नरमी से कहते हुए उसे देखा। जब उसकी नज़र ज़रमीन के सुर्ख हाथ पर पड़ी तो उसकी तेवरी चढ़ी। और ये क्या कर लिया? वो उसका हाथ थामकर माथे पर बल डाले मुस्तफसर हुआ। हज़ाम, मैं इरिटेट हो रही थी। उसने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा तो सिकंदर बस उसे देखकर रह गया। ओके वेट। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद उसने कहते हुए आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल की दराज से खूबसूरत ब्लैक केस निकाला और उसे खोलकर ज़रमीन के सामने किया। Will you spend your whole life with me, a world-class thief who stole my heart and continue to take my breath away? Even you are looking breathtaking right now। वो साकिन सी हल्की सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। कुछ देर बाद होश में आते उसने सर इस बात में हिलाते हुए मुस्कुराते हुए हाथ आगे कर दिया। क्रिस्टल ब्राउन आंखों की चमक बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए केस से रिंग निकालकर केस साइड पर रखा और ज़रमीन का हाथ पकड़ते उसकी तीसरी उंगली में पहनाकर उसका हाथ लबों से लगाया। अंगूठी देखकर ज़रमीन साकित हुई। डोंट टेल मी कि ये पिंक स्टार डायमंड है हज़ाम। उसने फैली हुई नज़रें सिकंदर पर टिकाई। वो मुस्कुरा दिया। नॉट बैड। उसके पहचान लेने पर सिकंदर ने मुस्कुराते हुए दाद दी। ज़रमीन अब तक शशदर थी कि वो महंगा तरीन और सबसे यूनिक जेमस्टोन था। एपीलॉग 5 साल बाद। अर्जुन की स्टडी मुकम्मल होते ही शादी कर दी गई थी। ज़रमीन की शादी के बाद वो दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और आजकल हनीमून पर वर्ल्ड टूर पर थे। वो इस वक्त बोलीविया के खूबसूरत अंडर वाटर रेस्टोरेंट में थे। इतनी बड़ी मछलियाँ देखकर अर्जुन खौफजदा हो रही थी। अर्जुन, बी रिलैक्स डियर। उसने अर्जुन के चेहरे का रुख अपनी जानिब करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी। आर यू श्योर ये ग्लास वाल नहीं टूटेगी? उसने एक खौफजदा नज़र उस तरफ डालकर जरजान को देखते हुए इस्तफसार किया। वो पहले भी कई दफ़ा उससे यही सवाल पूछ चुकी थी और हर दफ़ा जरजान उसे मोहब्बत से यकीन दिला रहा था, मगर उसे खौफ था कि ग्लास वाल टूट जाएगी और वो सब बहकर इन बड़ी मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो हम आज लंच कहीं और कर लेते हैं, जरजान ने खड़े होते हुए कहा और वो उसका हाथ थाम कर उसे रोक गई। नहीं सर, मैं आपके साथ कहीं भी कंफर्टेबल फील करती हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है, मगर हम लंच यहीं करेंगे। उसने नरमी से अपने मखसूस धीमे लहजे में कहते हुए खौफजदा नज़र फिर से पानी में तैरती मछलियों पर डाली।
जरदान गहरी सांस भरता सर झटककर मुस्कुराता हुआ वापस बैठा। ओके अर्जुन, एक काम करते हैं, पहले मैं इन सारी फिशेज में से सबसे छोटी फिश ढूंढूंगा और फिर तुम उससे भी छोटी ढूंढ कर दिखाना, ओके। जरदान ने कुछ सोचते हुए कहा और वो उस बात में सर हिला गई। वो देखो, ब्लू फिश कितनी छोटी और प्यारी है। उसने जरदान के इशारे के ताक़ुब में देखा। नजरों में खौफ की बजाय पसंदीदगी और इश्तियाक था। ऐसे ही जरदान पहले उसे छोटी मछलियों की जानी मुतवज्जा करके उनमें उसकी पसंदीदगी देखता, फिर बड़ी मछली की तरफ आया। तब तक उसका खौफ का असर ज़ाहिर हो चुका था। कुछ ही देर में अर्जुन खौफ के बजाय उन्हें इश्तियाक से देखती हुई उन्हें सराहते हुए सी फूड से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जरजान का ये करने का मकसद उसका ध्यान खौफ से हटाना था, जिसमें वो कामयाब रहा था। जरजान की यही खास बात थी कि वो हमेशा अर्जुन को ऐसे डील करता था कि उसे खबर भी नहीं होती थी और वो इसको मसले से निकाल लेता था। उसकी और अर्जुन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कहे बगैर उसके दिल की बात जानकर उसे हैरान कर दिया करता था। जरजान को पाकर अर्जुन का मोहब्बत पर, अच्छे इंसानों पर यकीन पुख्ता हुआ था। उसे यकीन हुआ था कि सब रिश्ते सिर्फ धोखा नहीं देते, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो किसी हाल में नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रहते हैं। जरजान और अर्जुन के रिश्ते में सबसे पहली चीज़ भरोसा थी, जिसने ना सिर्फ उनकी बाहमी मुफाहमत को बढ़ाया था, बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत बुनियाद भी फराहम की थी। और अर्जुन को यकीन हुआ था कि जिन रिश्तों की बुनियादें मजबूत हों वो कभी नहीं टूटते। ओ फज़ा, मैं आपके इस बेटे से तंग आ गई हूँ। भला कौन इतना शरारती होता है? ज़रमीन ने लॉन की मिट्टी में मटी हुए अपने 3 साला बेटे को देखते हुए सिकंदर से शिकायत की और आगे बढ़कर उसे उठाने लगी कि सिकंदर उसकी बात पर मुस्कुराते उसे मना करने लगा। रुको मायनी, ये तुम्हारे कपड़े गंदे कर देगा। ज़रमीन को मना करके उठा और खुद मट्टी से उठाते हुए हवा में उछाला तो वह हंसा खिलखिलाता अपने मट्टी वाले हाथ मुंह में डालने लगा। सिकंदर ने उसे गोद में पकड़ते उसे उसके मुंह से मिट्टी वाली उंगलियां निकाली और ज़रमीन को इशारा करता उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा। ज़रमीन सर झटककर मुस्कुराती उसके पीछे हुई। अब उसने आपके कपड़े भी तो गंदे कर दिए ना हज़ाम। उसने सिकंदर की आसमानी रंग की स्पोर्ट्स शर्ट की तरफ इशारा किया, जिस पर जा बजा मिट्टी के दाग लग चुके थे। ना सिर्फ उसकी शर्ट, बल्कि उसने मट्टी से लुथड़े हाथ उसके चेहरे पर मार मार कर सिकंदर का चेहरा भी मट्टी से भर दिया था और अब खुश हो रहा था। मेरी खैर है, मगर इसने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सता लिया है, अब मजीद नहीं। सिकंदर ने अपनी नाक उसके मट्टी वाले गाल से मस करते हुए ज़रमीन को जवाब दिया और वह सर झटक कर मुस्कुरा दी। कमरे में जाकर सिकंदर ने अपनी शर्ट उतारी और यज़दान को लिए वॉशरूम की जानिब चल दिया। ज़रमीन वार्डरोब से दोनों के कपड़े निकाल रही थी। यज़दान को गोद में लिए उसने शावर ऑन किया और उसके लिए ही शावर के नीचे खड़ा होकर नरमी से उसके चेहरे और जिस्म से मट्टी उतारने लगा। सिकंदर ने अपने माजी के बारे में ज़रमीन को खुद सब कुछ बताया था, जिसे सुनकर वो रोई भी थी और सिकंदर को खूब तसल्ली भी दी थी। अपने बेटे की पैदाइश पर उसने सिकंदर के ना चाहते हुए भी उसका नाम यज़दान रखा था। यज़दान के बाद वो उसके नाम से भी बेयकीन गैर महफूसा हो गया था। उसे खौफ था कि यज़दान की तरह वो अपने बेटे की भी हिफाजत करने में नाकाम रहेगा और उसका बेटा उसे छीन लिया जाएगा। मगर ज़रमीन ने उसे यकीन दिलाया था कि जैसे वो ज़रमीन को हर बला व मुसीबत से बचाने में कामयाब ठहरा है, वैसे ही वो अपने बेटे को भी हर दुश्मन और मुश्किल से महफूज रखने में कामयाब रहेगा। वो उसको शावर दिलवा कर बाहर लाया तो ज़रमीन यज़दान को उससे लेकर कपड़े पहनाने लगी और सिकंदर शावर लेने वापस चला गया। यू स्पॉइल्ड ब्राट, मामा को क्यों इतना तंग करते हो? हाँ, ज़रमीन उसको कपड़े पहनाते हुए प्यार से उसे डांट रही थी और वह हंसता हुआ कभी कभी ज़रमीन के हाथ पकड़ रहा था तो कभी उसके गले में लटकता पेंडेंट जिसके सिरे पर नीली तितली लटकी हुई थी। उफ हज़ाम, ये इतना शरारती और कभी कभार तो हद कर देता है। क्या आप इससे तंग नहीं आते? ज़रमीन ने पुरस्कून सोए जज़दान को देखते हुए सिकंदर से पूछा। शावर लेकर वो सो गया था और सिकंदर अब लैपटॉप ऑन किए बैठा था। उसकी बात पर सिकंदर मुस्कुराया। मैं कभी तुमसे तंग आया हूँ जो अपने बेटे से तंग आऊंगा माय डियर मायनी? सिकंदर ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखते हुए शरारत से कहा तो वो उसकी बात का मतलब समझती हैरान होती धीमी आवाज़ में चीखी। हज़ाम, उसने सिकंदर को घूरते हुए क्वेश्चन मारकर उठाकर मारा, जिसे हंसते हुए वो कैच कर गया था। जहाँ ज़रमीन ने सिकंदर के तमाम खौफ अपनी मोहब्बत और एहसास से ख़त्म किए थे, वहीं सिकंदर भी ज़रमीन के हर खौफ को ख़त्म कर चुका था। जब उसे इल्म हुआ था कि ज़रमीन के खून से खौफ की वजह लोई है, वो एक शीट लैंड छोटा घोड़ा था जो इसे आलिम खान ने बचपन में उसके कहने पर गिफ्ट किया था। ज़रमीन तब सिर्फ 7 साल की थी जब उसने लोहे को मरते देखा था। वो समर टूर पर थे जब एक जंगली जानवर ने लोहे को शिकार बना लिया था। अपने सबसे प्यारे दोस्त का बहता खून देखकर उस 7 साला बच्चे के दिमाग में खून का खौफ बैठ गया था, जो उम्र के साथ ना कम हुआ था ना बढ़ा था, अपनी जगह ठहर सा गया था। मगर खूनी मनाजिर आज भी ज़रमीन को खौफ की जंजीर में कैद कर लेते थे। सिकंदर ने अपनी तवज्जो और मोहब्बत से ज़रमीन के हर खौफ का असर ज़ाहिर कर दिया था। वो ज़रमीन से लाख तरीकों से मोहब्बत जताता, उसका ख्याल रखने के बीसियों तरीके आजमाता ना थकता था। इन दोनों का इस बात पर यकीन गहरा हुआ था कि टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त ने वाकई दोनों के जख्म भर दिए थे। सिकंदर के जख्म भरने में वक्त के साथ ज़रमीन का भी बहुत किरदार था कि उसने सिकंदर को मोहब्बत, इज्जत, एहसास, ख्याल, मान सब दिया था, जो उसके हर जख्म पर मरहम साबित हुआ था। ओके जी, तो स्टोरी कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।